सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम बायोलॉजी की एक मास्टर क्लास है, संडे के दिन मैंने डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं संडे के दिन एक मास्टर क्लास लेकर आया करूंगा, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम टाइम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वीडियो। जब एग्जाम होगा तब आपको नोट्सों को पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अगर इन वीडियो को आप एक बार देख लोगे तो आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। ये इसी मकसद से बनाई जा रही है मास्टर वीडियोज़। तो पहली मास्टर वीडियो जो थी उसके अंतर्गत हमने पूरी नदियों को कंप्लीट किया था भारत की, और डिटेल में किया था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बायोलॉजी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बायोलॉजी हम पढ़ेंगे और बायोलॉजी के लगभग 5 से 6 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, और वो टॉपिक जिनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। यकीन मानिएगा, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आपको बायोलॉजी से अगर प्यार ना हो जाए, बायोलॉजी को पढ़ने में इंटरेस्ट ना आ जाए, तब बताना। बहुत अच्छे से कवर करेंगे अपने जो भी 4-5 टॉपिक हैं, उन्हें बड़े अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम फूलों के ऊपर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रोग किस प्रकार होते हैं, फिर माइंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम लगभग 5-6 टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो आप सभी का काम है इस वीडियो को अंत तक देखना, कंप्लीट देखना, क्योंकि आप अपने 1 या 1.5 घंटे दे सकते हैं। शायद आपको ऐसे कंसेप्ट पूरे यूट्यूब पर ना मिले। पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल पेड कोर्स की इतनी मारामारी हो रही है यूट्यूब पर कि आपको शायद कंटेंट ना दिया जा रहा हो, बल्कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि पेड कोर्स किस तरीके से ले, बस यही दिखाया जा रहा है। तो उससे आप बचें और ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि एग्जाम रिलेवेंट हो, ना कि पेड कोर्स रिलेवेंट हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बायोलॉजी को। बायोलॉजी के लगभग 5-6 टॉपिक्स को कवर करेंगे, वो टॉपिक्स जिनसे अक्सर एग्जामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। आज उन डाउट को इतने अच्छे से क्लियर करने वाला हूं मैं। तो आप सभी का काम है एंड तक वीडियो को देखते रहना, बीच बीच में वीडियो को शेयर करते रहना, और वीडियो को जो देख रहे हैं वो लाइक कर देना। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि इसके नोट्स में वीडियो के तुरंत बाद डाल दूंगा। हम हिमालय पढ़ रहे थे, हिमालय में मैंने अभी नोट्स इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि अभी उसकी 2 क्लास रह रही हैं। जैसे उसकी 2 क्लास हो जाएंगी, उसके तुरंत बाद उसके नोट्स डाल दिए जाएंगे। तो इसकी जो नोट्स होंगे, इस वीडियो के पूरे लेक्चर के जो नोट्स होंगे 5-6 टॉपिक्स के, वो इस वीडियो के तुरंत बाद डाल दिए जाएंगे। तो आप सभी का काम है वीडियो को एंड तक केवल देखते रहना अच्छे से। ठीक है, समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको किस प्रकार आपके दिमाग में चीजों को सेट करूं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी को हम बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो एग्जामों में हिंदी में पूछी जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनका हिंदी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन एग्जामों में डायरेक्ट इंग्लिश के वर्ड आते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ आप देखेंगे तो उसमें भी पूरा का पूरा इंग्लिश का लिखा हुआ ट्रांसलेशन मिलेगा आपको। तो हम बायोलॉजी को कंप्लीट पढ़ेंगे, किसमें? बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, और इस वीडियो में उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जो हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, और नोट्स भी बाइलिंगुअल होंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या मतलब है? री का क्या मतलब होता है? दूसरा। ठीक है ना, सेम, यानी ए है तो ए जैसा सेम टू सेम दूसरा, ये होता है री। ठीक है ना, प्रोडक्टिव मतलब बनना। ठीक, प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन क्या होता है? बनना। तो प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? बन चुका। ठीक है ना, मतलब इसके जैसा बन चुका। इसके जैसे बनने में कौन सा सिस्टम यूज हुआ, कौन सी प्रक्रिया यूज हुई, उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी यदि मैं हूं तो मैं अगर लड़का हूं या फिर कोई लड़की है वो बच्चा देती है, तो क्या होगा
कि वो अपने जैसे, ऐसा तो है नहीं है कि जानवर पैदा होगा, नहीं होगा, मनुष्य ही पैदा, यानी उसने अपने जैसे मनुष्य को जन्म दिया, जिसकी नाक थी, कान थे, ठीक है, बाल थे, हमारी तरह चल रहा है, ठीक है, उंगलियां हैं, पैर हैं, सब कुछ इसी तरीके का, ये कहलाता, मतलब अपने जैसा दूसरा प्रोडक्ट दे देना, अपने जैसा दूसरा पैदा कर देना, तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव, मतलब अपने जैसा दूसरा प्रोडक्ट। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब हुआ कि हमने अपने जैसा कैसे पैदा किया, इसका सिस्टम क्या रहा, इसकी प्रक्रिया क्या रही, तो इसे कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स पर बात कर लेते हैं। चलो टर्म्स पे बाद में बात करेंगे, आइए सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, जब नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग, ठीक है ना, जब नर जनन अंग इस वजाइना में प्रवेश करता है, ठीक है ना, इसमें प्रवेश करता है, तो एंड में आने के बाद जब अंतिम अवस्था होती है तो ये स्पर्म छोड़ता है। क्या छोड़ता है? स्पर्म छोड़ता है। ये स्पर्म इस प्रकार छोड़े जाते हैं, और स्पर्म लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म छोड़े जाते हैं मनुष्य के द्वारा। कितने? 200 से 300 मिलियन लगभग स्पर्म छोड़े जाते हैं नर के द्वारा। जब ये स्पर्म छोड़ता है तो स्पर्म अपनी गति करने लगते हैं चारों तरफ, ठीक है, स्पर्म इस प्रकार अपनी गति करने लगते हैं चारों तरफ, ठीक है। जब ये चारों तरफ गति करने लगते हैं, और यहां पर होती है हमारी ओवरी। क्या होती है? ओवरी। ये ओवरी हमारी एग रिलीज करती है। क्या करती है? एग रिलीज करती है। और आपको एक पंजे के आकार की संरचना दिखाई दे रही होगी। ये पंजे के आकार की संरचना जो होती है, ये जो हमारे अंडे होते हैं, उन अंडों को एक साथ पकड़ लेती है और अंदर की तरफ इस पाइप में ले जाती है, ठीक है ना। ये जो हमारा हाथ पंजे के आकार की संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या करती है, जब लड़की के द्वारा जब वो अंडे छोड़े जाते हैं तो उन अंडों पर अपनी कमांड करती है, उन्हें अपने ग्रहण करती है और अंदर की ओर खींच देती है। मान लीजिए उसने ये अंडा छोड़ा तो ये अंदर की ओर गया, इस पंजे ने इसे ग्रहण किया और अंदर की ओर प्रेशर से अंदर की ओर ले गई। फिर क्या होता है, जो मनुष्य द्वारा स्पर्म छोड़ा गया था वो स्पर्म जाता है और इस अंडे से टकराता है, ठीक है ना, इस अंडे से टकराता है। ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब। क्या है ये वाला हिस्सा हमारा फैलोपियन ट्यूब। ये वाला जो हिस्सा है, आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाली बॉडी जो है, ये है हमारी यूट्रस, जिसे कहते हैं हम गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। ये हमारी यूट्रस, ये है वजाइना, और ये हमारी ओवरी, ठीक है। जब क्या होता है कि अंडा ऊपर की ओर आया, तो यहां पर आने के बाद इस फैलोपियन ट्यूब में आकर जो स्पर्म छोड़े गए थे वो स्पर्म आकर टकराते हैं, वो स्पर्म आकर टकराते हैं। इस प्रकार एक अंडे से स्पर्म आकर टकराते हैं, लेकिन सभी स्पर्म एंट्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो अंडा होता है उसके आसपास भी एक सिक्योरिटी यानी एक दीवार पाई जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा हमारे क्या होता है, बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। तो वो क्या करता है, जो हमारे स्पर्म है इन स्पर्म को मार देती है, ठीक है ना। अंडे के चारों ओर जो वॉल पाई जाती है वो इन स्पर्म्स को मार देती है। लगभग हमारा एक स्पर्म ये एंट्री कर पाता है, लगभग 1 या 2 स्पर्म हमारे एंट्री कर पाते हैं, क्योंकि जो हम स्पर्म छोड़ते हैं उसमें लगभग 100 में से 60% जो होने चाहिए वो होनी चाहिए लो, मतलब मीडियम पावर के, और जो हमारे 40% होने चाहिए वो होने चाहिए हाई पावर के। कितने? हाई पावर के। जो हमारे 60% मीडियम पावर के हैं, ये तो सीधी सी बात है, खत्म ही हो जाने हैं, ठीक है। इन्हें तो जो हमारा अंडा होगा वो एंट्री ही नहीं करने देगा। जो इसमें से 40% हाई वाले बच्चे, उन हाई वालों में से भी 1 या 2 हमारा एंट्री करेगा, किसके अंदर? इस अंडे के अंदर, ठीक है। इस अंडे के अंदर एंट्री करने के बाद यहीं से बच्चे का निर्माण शुरू होता है, यहीं से बच्चे का निर्माण शुरू होता है। तो उसे ही हम समझते हैं, जब हमारे जब नर जनन अंग ने यहां पर एंट्री की और अपनी अंतिम अवस्था में स्पर्म छोड़ा, जब ये स्पर्म ने गति करनी शुरू करी तो ये सबसे पहले जाएगा फैलोपियन ट्यूब। ये जो हमारा हिस्सा है ये है फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब में अंडे से जाकर टकराएगा। जब अंडे से जाकर टकराएगा तो क्या होगा, मान लीजिए अंडे से जाकर टकराया, इस प्रकार यहां पर समझिए, अंडे से जाकर टकराया और टकराने के बाद की स्थिति ये बनी, टकराने के बाद की स्थिति ये बनी कि ये था हमारा अंडा और इसमें जाकर ये स्पर्म बैठ गया, इसमें जाकर ये स्पर्म बैठ गया। और क्या हुआ, 24 घंटे के बाद क्या होगा, ये स्पर्म इसमें घुल जाएगा, ये स्पर्म इसमें घुल जाएगा
और ये इस प्रकार का कुछ अंडा बन जाएगा, ठीक है ना। और ये आगे की ओर गति करने लगेगा, क्योंकि गति तो पहले भी कर रहा था, इससे स्पर्म आके टकराया, ये इधर की ओर गति कर रहा था और स्पर्म इस तरफ गति कर रहा था, ये दोनों आकर टकराए और उसके बाद स्पर्म, जो हमारा स्पर्म था उसके वो एंट्री कर गया इस अंडे के अंदर। अंडे के अंदर एंट्री करने के बाद 24 घंटे के बाद उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। 24 घंटे के बाद उसमें मिल जाएगा, दिखेगा नहीं, जब मिल जाएगा और ये अपना गति करने लगेगा अंडा, और अंडा गति करते करते इस प्रकार, अंडा गति करते करते इस प्रकार हमारा यहां पर पहुंचेगा, फिर इस प्रकार यहां पर पहुंचेगा और इस प्रकार यहां पर पहुंचेगा, और यहां पर पहुंचने के बाद, यहां पर पहुंचने के बाद ये इस गर्भाशय से चिपक जाएगा। चिपक जाएगा मतलब गड़ जाएगा अंदर की ओर, ठीक है। गड़ किस प्रकार जाएगा, जो हमारा गर्भाशय होता है, गर्भाशय जो होता है, जब स्पर्म छोड़ दिया जाता है तो ये बहुत ढीला पड़ जाता है, ठीक है ना, ये बहुत ढीला पड़ जाता है और इसमें एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है ना, चिपचिपा होता है। उस चिपचिपे से आकर ये अंडा हमारा चिपक जाता है और अंदर की ओर इस दीवार पर बैठ जाता है। इस प्रकार इस दीवार पर अंदर की ओर बैठ जाएगा, इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार अंदर की ओर बैठ जाएगा ये अंडा, इस प्रकार बैठ जाएगा। और यहीं से क्या होगा, यहीं से यही अंडा आगे चलकर एक बच्चे का रूप धारण कर लेगा और ये वाला जो हिस्सा होगा, ये मां का गर्भाशय जो होगा आगे की ओर फूल जाएगा, ठीक है। यही दिखाता है प्रेगनेंसी, जब आगे की ओर ये वाला हिस्सा फूल जाता है, ठीक है। फूलेगा किस प्रकार कि जब ये अंडा आगे की ओर प्रेशर लगाएगा तो इस वाले हिस्से को, ये जो क्या होगा, ये क्या गर्भाशय है, रबड़ की तरह ही तो होती है पेट, जब रबड़ की तरह होता है तो ये वाला हिस्सा आगे की ओर खिसक गया, हमारा ब्लैक वाला हिस्सा इस प्रकार पहले कुछ दिन में इस प्रकार खिसकेगा, फिर कुछ दिन बाद हमारा इस प्रकार खिसकेगा और कुछ दिन बाद हमारा इस प्रकार खिसकेगा। और यही दिखता है जब मां प्रेग्नेंट होती है, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो पेट आगे की ओर दिखाई देता है वो कुछ नहीं होता, वो वही अंडा होता है जो हमारा इस लड़की ने रिलीज किया था और उस पे आकर अंदर स्पर्म बैठ गया। स्पर्म बैठने के बाद वो आकर दीवार से चिपक गया और दीवार पर इसने प्रेशर मारना चालू करा, गर्भाशय यानी यूट्रस पर हमारा प्रेशर मारना चालू करा। जब प्रेशर मारा तो पहले ये वाली लाइन जो थी इतनी फूली, ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद ये वाली लाइन इतनी फूली और एंड में आकर ये वाली लाइन इतनी फूल गई। यही होता है जब हमारा एक मां प्रेग्नेंट होती है, उसका पेट आगे की ओर जो उभरा हुआ दिखाई देता है वो ये अंडा ही करता है, ठीक है, ये अंडा ही करता है। तो आइए ये अब इससे देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। जैसे कि हमारा जब स्पर्म और जो हमारा अंडा होता है और स्पर्म होता है वो कहां पर आपस में चिपकते हैं, कहां पर आपस में चिपकते हैं, तो क्वेश्चन ये बनेगा, तो वो हमारा फैलोपियन ट्यूब में चिपकते हैं। कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में। तो हमारा निषेचन तो जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं, वीर्य निषेचन जो होता है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी स्पर्म जो आकर हमारा टकराया इस प्रकार, वो कहां पर टकराया, फैलोपियन ट्यूब में टकराया। और जहां पर बच्चा बड़ा होगा वो क्या होगा, वो यूट्रस होगा यानी गर्भाशय होगा, ठीक है। और अंडे किसके द्वारा छोड़े जाएंगे, तो ओवरी के द्वारा अंडे छोड़े जाएंगे, जिसे हम ओवम कहेंगे, अंडाणु, ठीक है ना, क्या कहेंगे, ओवम। और इस प्रक्रिया को कहेंगे ओव्यूलेशन, क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन, ठीक है ना। ओवरी के द्वारा ओवम छोड़े गए, इस क्रिया को कहा गया ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन ऊपर की ओर, ओवम ऊपर की ओर गए, उस पर आकर हमारा स्पर्म टकराया और कुछ टाइम बाद स्पर्म ने उसके अंदर एंट्री कर ली और ये एक गुच्छा सा बन जाता है, ठीक है। एक तरीके से ये समझिए, जब स्पर्म और ओवम आपस में चिपकते हैं, चिपकने के बाद अंदर की ओर जब हमारा स्पर्म एंट्री कर जाता है तो क्या होता है, वो जो अंडा था वो फूलने लगता है, एक तरीके से गुच्छा बना लेता है, एक तरीके से समझिए सड़ने लगता है, ठीक है ना। सड़ता सड़ता क्या होता है, वो एकदम लाल हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। पहले तो ओवम व्हाइट कलर का होगा, लेकिन जब उससे स्पर्म आकर टकराएगा तो एक तरीके से सड़ने लगेगा और एक गुच्छा सा बन जाएगा। वो जो गुच्छा सा बनेगा, उस गुच्छे से ही उस बच्चे का निर्माण होता है। आगे चलकर ये गुच्छा ही हमारे बच्चे का रूप धारण कर लेता है। उस गुच्छे से ही आंख बनेंगी, उस गुच्छे से ही नाक बनेंगे, उस गुच्छे से हमारे क्या होगा, पेट बनेगा, उस गुच्छे से बच्चे के पैर बनेंगे। लेकिन वो जो शुरुआत में जो हमारी ओवरी, जो हमारे ओवम और हमारा स्पर्म आपस में टकराता है, उनके टकराने से जो गुच्छा बनता है वही सबसे पहला बच्चा होता है, वही बच्चे का रूप धारण करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी फैलोपियन ट्यूब, ये थी हमारी ओवरी, ये थी हमारी वजाइना, ठीक है ना, ये था हमारा, ये थी हमारी फैलोपियन ट्यूब और ये था हमारा क्या, यूट्रस यानी गर्भाशय, ठीक है। क्या था, गर्भाशय, ठीक। देखिए जब स्पर्म, जब हमारा स्पर्म और ओवम, ठीक है ना, आपस में टकराते हैं, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं,
फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनेगा फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है हमारा कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन पूछे निषेचन कहां पर होता है, निषेचन कहां पर होता है, तो निषेचन जो होता है वो हमारा वजाइना में होता है, ठीक है ना। निषेचन हमारा वजाइना में होता है, लेकिन जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो आकर हमारा किस पर, गर्भाशय पर चिपक जाता है और गर्भाशय पर आगे की ओर प्रेशर मारता है, और प्रेशर मारने से पेट फूलता चला जाता है और बच्चा बनता चला जाता है और लास्ट में डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा किस प्रकार एक बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से। एक बार हम समझते हैं, कुछ टर्म्स हैं उन पर समझ लेते हैं। जैसे मनुष्य जो है वो विविपोरस है, ठीक है ना। विविपोरस का मतलब क्या है कि जैसे जो हमारे जो जीव हैं, जीव का मतलब मनुष्य भी आता है, सभी जीव जंतु सब कुछ आते हैं, जो हमारे जीव हैं जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, अंडे ना दें। ऐसा ना हो पहले अंडा आया फिर अंडे में से बच्चा निकला, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वही देते हो, ठीक है ना। जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वही देते हो, यानी डायरेक्ट बच्चे देते हो, वो कहलाते हैं विविपोरस। तो मनुष्य कैसा है, मनुष्य विविपोरस है। कभी ऐसा तो नहीं है कि पहले अंडा आया फिर उसमें से लड़का निकला, नहीं, डायरेक्ट जो है वो लड़का आया वही आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा हुआ फिर उसके बाद अंडा बना, नहीं, जो फाइनल प्रोडक्ट है वही निकलता है मां के गर्भ से, इसे कहते हैं विविपोरस, यानी फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वही निकलना। तो मनुष्य कैसा है, विविपोरस है, यानी डायरेक्ट वो बच्चा देता है, अंडा नहीं देता है। मनुष्य एक लिंगी है। एक लिंगी मतलब अगर औरत है उसके पास अपना एक जनन अंग है, और जो हमारा मनुष्य है उसके पास अपना एक जनन अंग है, ठीक है ना, अपना एक जनन अंग है। ऐसा नहीं है कि दोनों के पास, एक के पास दोनों चीजें हों, ठीक है, एक के पास दोनों चीजें हों, तो इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं एक लिंगी, ठीक है ना, एक लिंगी, ठीक। तो ये हमारा मनुष्य कैसा है, एक लिंगी है। मनुष्य सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब कि आपने देखा होगा लड़का देखने में अलग होता है, लड़की देखने में अलग होती है, ठीक है ना। लड़का और लड़की देखने में बिल्कुल डिफरेंस आप आसानी से पहचान कर सकते हैं, तो यही होता है हमारा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो पूछा जाएगा मनुष्य सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, हाँ है, क्योंकि हम लड़के और लड़की को अलग अलग आसानी से पहचान सकते हैं, इसीलिए जो मनुष्य है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो है जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी हम जो प्रारंभिक सेक्स करना शुरू करते हैं वो किस अवस्था में करना शुरू करते हैं, तो वो हमारी प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था से, किशोरावस्था से हम सबसे पहले सेक्स करना शुरू कर सकते हैं। यहीं से हमारा, यदि इसी समय से शुरू किया जाए तो तभी बच्चा बनेगा, इससे पहले बच्चा नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी बच्चा बनने की प्रक्रिया जो है वो हमारी कब से शुरू होती है, तो आपका आंसर होगा वो शुरू होती है हमारी प्यूबर्टी या फिर किशोरावस्था से। कौन सी, किशोरावस्था से शुरू होती है, ठीक है। कुछ वर्ड्स पे बात कर लेते हैं। कुछ वर्ड्स जैसे हमारे सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। युग्मक जनन का क्या मतलब है, युग्मक जनन का मतलब है लड़के में वीर्य बनना, और लड़की में अंडाणुओं का बनना यानी ओवम का बनना। इन बनने की क्रिया को ही कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। यानी जो हमारा, जैसे कि मैं हूं, मेरे अंदर वीर्य का बनना गैमेटोजेनेसिस, लड़की के अंदर अगर अंडाणु बनने यानी ओवम बनने हैं उन्हें कहा जाएगा गैमेटोजेनेसिस। दोनों के अंदर बनने की इस क्रिया को गैमेटोजेनेसिस ही कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का क्या मतलब है, इंसेमिनेशन का मतलब है जो हमारा वीर्य है, जो लड़के का वीर्य है वो मादा के जनन पथ पर पहुंच जाए। जनन पथ पर पहुंचने की क्रिया को, मान लीजिए ये पहला वीर्य है जो कि मादा के जनन पथ पर पहुंच चुका है, क्योंकि ये जनन पथ नहीं है, ये जनन पथ नहीं है, ये वाला हिस्सा जो है हमारा जिसमें नर जनन अंग प्रवेश करता है, ये हमारा जनन पथ नहीं है, ठीक है ना। जनन पथ हमारा इसके बाद है, जहां से स्पर्म छोड़ा जाता है। तो स्पर्म जब छोड़ा जाता है वो सबसे पहले जिस टाइम पर जनन पथ पर पहुंचता है उस क्रिया को कहा जाता है इंसेमिनेशन,
कहा इंसेमिनेशन, यानी वीर्य निकलने के बाद, सेक्स के बाद वीर्य सबसे पहले जब जनन पथ पर पहुंचता है, ठीक है, निकलने के बाद जब मादा जनन पथ पर पहुंचता है, उस क्रिया को कहा जाता है हमारा इंसेमिनेशन। क्या कहा जाता है? इंसेमिनेशन। उसके बाद हम समझते हैं निषेचन, उसके बाद समझेंगे हम इनप्लांटेशन। निषेचन क्या होता है? निषेचन होता है हमारा स्पर्म और ओवम का, स्पर्म और ओवम का आपस में क्रॉस हो जाना, मिल जाना, ठीक है ना, स्पर्म और ओवम का आपस में मिल जाना, ये कहलाता हमारा निषेचन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनप्लांटेशन। इनप्लांटेशन, इनप्लांटेशन क्या होता है? जब हमारा स्पर्म और ओवम आपस में मिल गए, मिलने के बाद एक गुच्छा सा बना लेते हैं, एक पिलपिला सा गुच्छा सा बना लेते हैं, बहुत ही सॉफ्ट गुच्छा सा बना लेते हैं, इस प्रकार का एक गुच्छा बनेगा, ठीक है, जो आगे चलकर एक बच्चा बनेगा। इस क्रिया को कहा जाता है इनप्लांटेशन, ठीक है। एक तरीके से आप ये समझिए, इनप्लांटेशन का मतलब प्लांट कब लगाया जाता है? प्लांट लगाना यानी छोटा सा पौधा लगाना, ठीक है ना, छोटा सा पौधा लगाना। तो उसी प्रकार इनप्लांटेशन भी वहीं से लिया गया है। इनप्लांटेशन का मतलब है कि वो सबसे पहली अवस्था जो बच्चे के निर्माण में सहायता देती है, यानी जब हमारा ओवम और स्पर्म आपस में मिले, मिलने से पहले देखिए कोई बच्चा नहीं था, मिलने के बाद भी कोई बच्चा नहीं बना, लेकिन मिलने के 24 घंटे बाद वो आपस में घुल गए। जब आपस में ओवम और स्पर्म आपस में घुला तो एक गुच्छा सा बना, एक गुच्छा सा बना, तो वो गुच्छा ही हमारा प्रथम बच्चा है, प्रथम बच्चे का प्रमाण है, यह साइन है, ठीक है ना, वही हमारा प्रथम बच्चा है, आगे चलकर वही डेवलप होने वाला है, ठीक है। तो पूछा जाए सबसे पहले बच्चे का निर्माण कैसे हुआ, तो वो होता हमारा इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। इस प्रकार गुच्छे का बनना, यानी हमारे स्पर्म और जो हमारा ओवम होगा उसका आपस में मिलने के बाद ये गुच्छा सा जो बनेगा, इसे कहा जाएगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। एक और आता है हमारा, एक और वर्ड देखने को हमें मिलता है, वो है हमारा गेस्टेशन, ठीक है ना। एक और आता है गेस्टेशन। इसका क्या मतलब होता है? गेस्टेशन का क्या मतलब होता है? गेस्टेशन मतलब होता है कितने समय तक हमारा ओवम और स्पर्म के मिलने के बाद जो गुच्छा बना, वो लड़की ने कितने समय तक अपने गर्भाशय में रखा, जब तक बच्चा निकल नहीं गया, यानी पैदा नहीं हो गया, डिलीवरी से पहले का। यानी सबसे पहले जो इम्प्लांटेशन हुआ, यानी स्पर्म और ओवम आपस में मिले, उस समय से लेकर जब तक बच्चे ने जन्म लिया, उस समय का टाइम जो होगा वो कहलाएगा गेस्टेशन, ठीक है ना, गर्भावधि, ठीक है ना, गर्भ की अवधि, यानी बच्चा कितने समय तक मां के गर्भ में रहा, वो कहलाता हमारा गेस्टेशन, ठीक है ना। एक और आता है पार्चुरेशन, ठीक है ना। पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ अ बेबी, मतलब एक बच्चे का जन्म लेना ही, डिलीवरी यानी बच्चे का निकलना या जन्म लेना, वो कहलाता हमारा पार्चुरेशन। क्या कहलाता? पार्चुरेशन। उम्मीद आपको ये शब्द समझ में आए होंगे, ये वर्ड्स क्या क्या कहते हैं। उसके बाद हम समझते हैं मेनार्च क्या है, यानी रजोदर्शन। रजोदर्शन, जब सबसे पहले लड़की को क्या होते हैं, हमारे पीरियड्स होते हैं, ठीक है ना। जब लड़की को सबसे पहले पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड को ही कहा जाता है हमारा मेनार्च। क्या कहा जाता है? मेनार्च। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या यूज है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या यूज है? देखिए, जो हमारा मेनार्च यानी जो हमारे पीरियड्स होते हैं, वो लगभग 28 से 29 दिन तक चलते हैं पीरियड्स, ठीक है ना, 28 से 29 दिन तक चलते हैं। लेकिन 14वें दिन ये ओवम रिलीज होता है। 14वें दिन ये ओवम रिलीज होता है। ये ओवम ही हमारा बच्चा पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। यदि ये ओवम रिलीज ना हो, तो बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि बांझ एक वर्ड यूज किया जाता है लड़कियों के लिए, एक बांझ का वर्ड यूज किया जाता है। वो बांझ क्या है? वो बांझ यही है कि जो उनकी ओवरी होती है, वो अंडे यानी ओवम रिलीज नहीं कर पाती है। जब वो ओवम रिलीज नहीं कर पाती है, तो लड़के का स्पर्म चाहे कितना भी अंदर पहुंच जाए, लेकिन जब तक ओवम से नहीं टकराएगा, वो ओवम से नहीं चिपकेगा, तब तक बच्चा नहीं बनेगा। तो जो बांझ वर्ड्स यूज किया जाता है औरतों के लिए, वो और कुछ नहीं है, वो केवल यही है कि उनकी ओवरी जो है वो ओवम रिलीज नहीं कर पा रही, यानी वो अंडे रिलीज नहीं कर पा रही है। जब वो अंडे रिलीज नहीं कर पा रही है, तो अंडे से आकर हमारा स्पर्म नहीं टकराएगा। जब स्पर्म नहीं टकराएगा, तो वो जाकर हमारा गर्भाशय पे नहीं चिपकेगा, और ना ही मां प्रेग्नेंट होगी, ना ही उसका पेट बाहर निकलेगा, ना ही बच्चा जन्म लेगा, ठीक है। तो इसका यूज क्या था? मेनार्च यानी रजोदर्शन का ये था कि जब लड़की को फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं, तो उसे कहा जाता है मेनार्च यानी रजोदर्शन,
ठीक है, ये लगभग 28 से 29 दिन चलते हैं। 14वें दिन हमारा ओवम रिलीज होता है, हर 14वें दिन हमारा ओवम रिलीज होता है। यदि इस समय पर ही सेक्स किया जाए और स्पर्म जाकर हमारे ओवम से टकरा जाए तो लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है ना, तो लड़की मां बन सकती है, ठीक है ना, यही होता है वो समय। तो मेन आर्च का इसीलिए यूज है, ठीक है। मेन आर्च का मतलब है फर्स्ट टाइम जो हमारे पीरियड्स लगते हैं, ठीक है, उसके लगभग 28-29 दिन तक, ये एक पीरियड 28-29 दिन तक चलते हैं। उसके 14वें दिन हमारा ओवम रिलीज होता है। क्या चीज? ओवम रिलीज होता है। यदि इसी 14वें दिन पर सेक्स किया जाए और ओवम से आकर स्पर्म टकरा जाए तो हमारा क्या होगा? इम्प्लांटेशन हो जाएगा, यानी वो गुच्छा बन जाएगा और वो गुच्छा जाकर हमारा दीवार से चिपक जाएगा, इस दीवार से चिपक जाएगा और पेट फूलने लगेगा और कुछ दिनों बाद बेबी का जन्म होगा। तो इसीलिए यूज है इसका मेन आर्च का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद हम बात करते हैं मेनोपॉज, ठीक है ना, यानी रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति का क्या मतलब है? रजोनिवृत्ति का मतलब है, देखिए लड़की जो होती है, यानी एक औरत जो होती है, वो 50 साल के बाद लगभग 95% केसों में, 100% में नहीं कह सकता, ना ही 100% किताबों में लिखा है, लगभग 95% केसों में क्या होता है, जो औरत होती है वो 50 साल के बाद अंडे छोड़ना बंद कर देती है। वो अंडे छोड़ना बंद कर देती है, ये वाले अंडे छोड़ना बंद कर देती है। जब वो अंडे नहीं छोड़ेगी तो मनुष्य का स्पर्म कहाँ टकराएगा और कैसे बच्चा होगा? तो 50 साल के बाद औरत बच्चा नहीं कर पाती है। यही कारण है क्योंकि उसकी ओवरी अंडे छोड़ना बंद कर देती है। उसकी जो ओवरी होती है ये अंडे छोड़ना बंद कर देती है। जब अंडे छोड़ना बंद कर देती है तो स्पर्म किससे टकराएगा? स्पर्म डैमेज होता चला जाता है, चाहे वो कितनी बार सेक्स कर लें, लेकिन जब अंडे नहीं होंगे तो स्पर्म किससे टकराएगा, और किससे टकराएगा तो बच्चा नहीं होगा, मां प्रेग्नेंट नहीं होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 50 साल के बाद बहुत कम चांस होते हैं किसी के बाप या मां बनने के, ठीक है। जब मां बनेगी जब ही दूसरा बाप बनेगा, ठीक। तो जो हमारा ये था मेनोपॉज, ये यही कहता है कि 50 साल के बाद 95% केसों में जो औरत होती है वो हमारे अंडे छोड़ना बंद कर देती है, और इससे क्या होता है 95% केस ही बन जाते हैं उसके बाद कोई मां या बाप नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक वर्ड यूज होता है, वर्ड को यूज करने से पहले एक चीज देख लेते हैं, वो है हमारा स्पर्म। इस स्पर्म को देख लेते हैं, स्पर्म हमारा किस प्रकार कार्य करता है। देखिए ये स्पर्म है, ये इसकी टेल है। ये टेल क्या होती है? ये टेल इस प्रकार से हमारी मूव करती रहती है। जब ये टेल इस प्रकार से मूव करेगी तो ये एक दिशा देगी। क्या देगी? दिशा देगी, क्योंकि ओवरी के अंदर का लिक्विड पाया जाएगा जो हमारा वजाइना है। वजाइना के यहाँ पर अंदर की तरफ क्या है? लिक्विड है। तो उसमें तैरने के लिए आपने देखा होगा, नाव चलाने के लिए एक जरूरत पड़ती है जिसे चप्पू कहते हैं। तो वही चप्पू का कार्य करता है हमारा टेल। ये टेल उसी चप्पू का कार्य करता है। जिस प्रकार पानी में नाव चलाने के लिए एक चप्पू का यूज किया जाता है, उसी प्रकार ये टेल क्या होती है? दिशा देती है स्पर्म को। ऐसे करके ये मूव करेगी टेल, और ये स्पर्म जो होगा गति करता रहेगा। आप नेट पे देखना कि जब स्पर्म गति कर रहा हो तो उसकी टेल हमेशा इस प्रकार गति करती रहेगी। तो यही है हमारे टेल का यूज। टेल क्या करती है हमारी? ये दिशा देती है स्पर्म को ओवम से टकराने के लिए, स्पर्म को ओवम से टकराने के लिए दिशा देती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, स्पर्म का ये वाला हिस्सा, यह सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है एक बच्चा पैदा करने के लिए, क्योंकि मनुष्य के स्पर्म का सारा जो जितना भी मटेरियल होता है वो ऊपर वाले हिस्से में, इस नोक में ही होता है, इस नोक में ही होता है। ये नोक जो होती है यही जाकर हमारी ओवम से टकराती है और ओवम की दीवार को फाड़कर ये अंदर एंट्री कर जाते हैं। क्या चीज? स्पर्म इस प्रकार अंदर एंट्री कर जाते हैं, ठीक है ना। जब अंदर एंट्री कर जाते हैं, ये इस प्रकार अंदर एंट्री कर जाते हैं, तो क्या बना लेते हैं? गुच्छा बना लेते हैं, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये बीच में जो होता है ये वाला हिस्सा, ये होता है हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया का आपने यूज सुना होगा, रसोई घर कहा जाता है। तो ये क्या करती है? रसोई घर क्या करती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया खाना बनाती है ताकि स्पर्म को हमारे को ऊर्जा मिलती रहे। जब स्पर्म को ऊर्जा मिलेगी तो वो आगे की ओर गति करेगा। जब वो आगे की ओर गति करेगा जाकर ओवम से टकराएगा। जब जाकर ओवम से टकराएगा तभी तो बच्चा होगा। तो सभी का यूज है। टेल हमारा दिशा देता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारी ऊर्जा देती है। जो आगे वाला हिस्सा नोक होती है, इसमें सबसे ज्यादा मटेरियल होता है जो कि जाकर हमारे ओवम में अंदर छोड़ देता है। स्पर्म ओवम में अंदर जाकर छोड़ देता है इस मटेरियल को, और बच्चा हो जाता है। तो ये थी हमारी प्रक्रिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। दो शब्द और आपने सुनने को देखे होंगे, कौन सा? लैक्टेशन और
कोलोस्ट्रम। ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं लैक्टेशन क्या है। लैक्टेशन है जब लड़की एक प्रेग्नेंट हुई यानी वो मां बनी, तो उसके अंदर सबसे पहले जो दूध का निर्माण होगा, सबसे पहले जो उसके अंदर दूध का निर्माण होगा तो उसे कहा जाता है लैक्टेशन। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लैक्टेशन। तो फिर ये कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम ये है जब वो दूध सबसे पहले बाहर निकला यानी बेबी के मुंह तक पहुंचा, उसे कहा गया कोलोस्ट्रम। ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम जब दूध बना फर्स्ट टाइम तो उसे कहा गया हमारा कोलोस्ट्रम। और सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब वो बाहर निकला यानी बेबी ने पिया तो उसे कहा गया हमारा कोलोस्ट्रम। तो जो कोलोस्ट्रम दूध होता है, लैक्टेशन जो होता है ना, लैक्टेशन, इसमें कोई इतनी ज्यादा हमारे एंटीबॉडीज नहीं होती है, ना ही ज्यादा प्रोटीन होती है, ना ही ज्यादा विटामिन होती है, कुछ नहीं इतना ज्यादा होता है। लेकिन जब वो मां के अंदर कुछ महीने रह लेता है दूध, तो उसके अंदर बच्चे को पैदा करने के लिए, बच्चे की रक्षा के लिए उसके अंदर जो दूध होता है उस दूध में बहुत ज्यादा हमारे प्रोटीन, एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है जब वो कोलोस्ट्रम बनता है। कोलोस्ट्रम बनने के बाद इसके अंदर इतनी ज्यादा हमारी एंटीबॉडीज होती हैं कि बच्चे को अगर फर्स्ट टाइम ये दूध पिला दिया जाए तो उसे बीमारी होने के 99% कम चांसेस होते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद उस पर बीमारियां हावी होने के 99% चांस होते हैं। क्योंकि कोई भी देखोगे मार्केट में कोई नई चीज आए तो उस पर बहुत ज्यादा लोग हावी हो जाते हैं खरीदने के लिए, अच्छी चीज हो। तो उसी प्रकार जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उस पर बीमारियां हावी हो जाती हैं। बीमारियां हावी होने के लिए जैसे ही अटैक करती हैं, यदि उसे मां का दूध मिल जाए तो 99% चांस होते हैं कि उसे कोई बीमारी ना हो। इतना हमारा कोलोस्ट्रम में इतनी ज्यादा हमारी पावर होती है, इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज होती है, इतनी ज्यादा प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम होता है हमारा कोलोस्ट्रम में। ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम दूध का निर्माण होना जब लड़की या मां प्रेग्नेंट होती है तो उसे कहते हैं हम क्या? लैक्टेशन। और जो कोलोस्ट्रम है वो होता है जब लड़की फर्स्ट टाइम बेबी को अपना दूध देती है, यानी फर्स्ट टाइम जब उसका दूध बाहर आता है उसे कहते हैं हम कोलोस्ट्रम। ठीक है। और कोलोस्ट्रम में सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारा कोलोस्ट्रम होता है, या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज जो होती हैं दूध में, किसी का भी दूध हो तो किस में होती है? वो मादा के दूध में होती है, नर जो हमारे मनुष्य होते हैं उसमें। और कौन से में? कोलोस्ट्रम, उसे कहा जाता है कोलोस्ट्रम, जिसमें सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज होती है। ठीक है। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। जब हमारा नरजनन अंग, जब हमारा, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। देखिए जो मेल होता है उसके अंदर हमारे कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? उसके अंतर्गत हमारे पाए जाते हैं XY, और मादा में पाए जाते हैं XX। ठीक है ना। तो इसमें 23 होते हैं, ये भी 23 होते हैं, ये भी 23 होते हैं, और ये भी 23 होते हैं। दोनों में से एक एक आएगा। यदि हमारा X और X मिले, यदि हमारे XX मिले तो गर्ल पैदा हो, यानी फीमेल पैदा होगी। ठीक है ना। यदि हमारे Y लड़के से आ गया और X लड़की से हमेशा X ही आना है, यदि XY मिल गए तो ये बनेगा मेल। ठीक है ना, ये बनेगा मेल। ठीक है। तो इसका मतलब लड़की हो या लड़का हो उसके लिए उत्तरदायी हमारी कभी भी लड़की नहीं होती बल्कि मेल होता है। मेल क्यों होता है? क्योंकि मेल के पास ही Y होता है। यदि मेल ने Y छोड़ा मादा से तो क्या है, लड़की से तो हमेशा X ही आना है, तो इसके लिए तो वो उत्तरदायी है ही नहीं। ठीक है। लेकिन लड़के ने यदि X छोड़ा तो लड़का होगा, यदि लड़के ने Y छोड़ा तो लड़का होगा, यदि लड़के ने X छोड़ा तो लड़की होगी। तो कभी भी आपने देखा होगा जो ज्यादा डेवलप एरिया नहीं होते हैं उसमें जो लड़का है लड़की होने के लिए ताने मारे जाते हैं, वो एक लड़की को मारे जाते हैं, जबकि लड़की कभी भी उत्तरदायी नहीं होती है एक लड़का या एक लड़की पैदा करने के लिए। उसके लिए उत्तरदायी हमेशा मेल होता है, क्योंकि मेल के अंदर हमारे XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही XY गुणसूत्र क्या होते हैं? यदि X छोड़ा तो लड़की होगी, यदि Y छोड़ा तो लड़का होगा, क्योंकि लड़की तो हमेशा X गुणसूत्र ही छोड़ेगी। ठीक है। यानी 23 गुणसूत्र X आए और 23 गुणसूत्र X आए तो हमारी 46 गुणसूत्र की लड़की होगी। यदि हमारे 23 गुणसूत्र Y आए और 23 गुणसूत्र लड़की से तो X ही आने, 46 गुणसूत्र का लड़का होगा। ठीक है। ये था हमारा किस प्रकार हमारे लड़का या लड़की होते हैं। अब आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। देखिए जब नरजनन अंग अंदर वजाइना में प्रवेश करता है और सेक्स के अंतिम अवस्था पर जब स्पर्म छोड़ता है, ये हमारे स्पर्म गति करने लगते हैं। जब ये हमारे स्पर्म गति करने लगते हैं तो क्या होता है, ये हमारी ओवरी जो होती है, ये वाली ओवरी ये हमारे अंडे छोड़ती है। जब ये अंडे छोड़ती है, ये अंडे हमारे ऊपर की ओर गति करने लगते हैं और इनसे आकर एक स्पर्म टकराता है। जब स्पर्म इस प्रकार टकराते हैं तो स्पर्म छेदकर, जो हाई मोबिलिटी के होते हैं वो स्पर्म छेदकर अंदर किस में चले जाते हैं? वो स्पर्म अंदर छेदकर चले जाते हैं हमारे किसमें? ओवम में।
इस प्रकार ओवम में चले गए और ओवम में जाने के बाद एक गुच्छा सा बना लिया। ये गुच्छा आगे की ओर गति करेगा इस प्रकार और जाकर मां की गर्भाशय से चिपक जाएगा। ठीक है, मां के गर्भाशय से चिपक जाएगा और अंदर की ओर दीवार पर बैठ जाएगा और अंदर की ओर बैठ जाने के बाद आगे की ओर प्रेशर मारेगा और मां का पेट फूलने लगेगा। ये होती है हमारी प्रेगनेंसी की जो हमें दिखाई देता बाहरी रूप, ये होता है हमारा प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये था हमारा और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा बच्चा होता है वो किस में रहता है, तो हमारा गर्भाशय में अंदर रहता है। ठीक है ना, गर्भाशय जिसे हम यूट्रस कहते हैं। और हमारे जो ओवम होते हैं वो कौन रिलीज करती है, ओवरी करती है। जो हमारे नर यानी स्पर्म और ओवम कहां पर आपस में मिलते हैं, तो हमारे फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। ठीक है, आइए कुछ चीजों पर बात कर ले। जैसे मनुष्य क्या है, हमारा विविपोरस है। विविपोरस का मतलब है कि किस प्रकार जो चीज डायरेक्ट प्रोडक्ट दे, यानी मनुष्य क्या है, अंडे नहीं देता, डायरेक्ट अपना बच्चा देता है, उसे कहते हैं विविपोरस। तो मनुष्य कैसा है, विविपोरस है। मनुष्य एक लिंगी है। एक लिंगी का मतलब लड़की अलग है और लड़का अलग है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तब सेक्स करते हैं, तब बच्चा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक के अंदर दोनों चीज हो कभी भी बच्चा कर ले, ऐसा नहीं होगा। इसे कहते हैं एक लिंगी, यानी नर अलग और मादा अलग, इसे कहते हैं एक लिंगी। नेक्स्ट है मनुष्य जो हमारा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि जो हमारा लड़की है उसके देखने का स्वरूप मतलब दिखने में अलग होगी और लड़का जो होगा वो दिखने में अलग होगा। लड़की दिखने में अलग होगी और लड़का दिखने में अलग होगा। ये होता हमारा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जो बच्चा बनने की क्रिया है वो हमारी प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था के बाद शुरू होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कब शुरू होता है। आपको जो आपको ऑप्शन दे देगा, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है ना, कोई ऐसी 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको याद रखना वो है हमारी किशोरावस्था। ठीक है, कुछ हमने वर्ड्स पे बात की, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है लड़की के अंदर ओवम बनना और लड़के के अंदर स्पर्म बनना। इसी क्रिया को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। और इंसेमिनेशन किसे कहा जाता है, वीर्यसेचन। वीर्यसेचन का मतलब है कि मनुष्य के जनन अंग से, लड़के के जनन अंग से स्पर्म निकलने के बाद सबसे पहले जो मादा के, ठीक है ना, मादा के जनन पथ पर पहुंचेगा उसे कहा जाएगा इंसेमिनेशन यानी वीर्य सेचन। नेक्स्ट है निषेचन, यानी वीर्य और ओवम का आपस में भिड़ना, मिलना, वो कहलाता है हमारा निषेचन। ठीक है, जो कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है जब हमारे स्पर्म और ओवम आपस में मिले तो एक गुच्छा सा बनाएगा जिससे सबसे पहले बेबी बनता है, उसे कहा जाता है हमें क्या, इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद है हमारा गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब क्या है, गेस्टेशन का मतलब क्या है, गेस्टेशन का मतलब है, गेस्टेशन का मतलब पहले हम समझते हैं। गेस्टेशन का मतलब देखिए पहले, गेस्टेशन का मतलब है कि कितने समय तक, यानी हमारा इम्प्लांटेशन जब एक्स और वाई मतलब हमारे जो वीर्य और ओवम आपस में भिड़े उसके बाद जितने समय तक लड़की के पेट में वो बच्चा रहा उसे कहा जाता है गेस्टेशन। और जो हमारी पर्चुरेशन होगा वो होगा डिलीवरी कर देना। ठीक है ना, बेबी की डिलीवरी हो जाना, वो कहलाएगा हमारा पर्चुरेशन। उसके बाद हमने बात की मेन आर्च। मेन आर्च यानी रजोदर्शन। जो सबसे पहले लड़की को पीरियड्स होते हैं उसे कहा जाता है मेन आर्च यानी रजोदर्शन। लगभग 28-29 दिन की साइकिल होती है। 14वें दिन ओवम रिलीज होता है। यदि इसी समय पर सेक्स किया जाए और स्पर्म आकर ओवम से टकरा जाए तो बच्चा होने के चांस होते हैं, क्योंकि इसी समय पर हमारी जो ओवरी होती है वो ओवम छोड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब है या रजोनिवृत्ति का मतलब है कि 50 साल के बाद जो औरत होती है उसके 95% चांसेस होते हैं कि वो ओवम रिलीज नहीं कर पाती है। जब वो ओवम रिलीज नहीं कर पाएगी तो वो बच्चा नहीं दे पाएगी, क्योंकि वीर्य हमारा किससे आकर टकराएगा, जिससे बच्चा हो, क्योंकि ओवम तो लड़की छोड़ेगी नहीं। तो ये होता है हमारा मेनोपॉज या फिर कहती है रजोनिवृत्ति। नेक्स्ट हमने देखा वो था स्पर्म। स्पर्म देखिए आगे वाली जो नोक होती है इसमें ही सबसे ज्यादा मटेरियल होता है, यही बच्चा पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। यही मटेरियल आकर स्पर्म अपने इस ओवम में छोड़ देता है, यही ओवम आगे चल के बच्चा बनता है। ठीक है, बीच में जो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है, और माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया अंदर खाना बनाती है, इसे ऊर्जा देती है स्पर्म को ताकि ये गति कर सके। ये टेल होती है, ये लहर कर अपनी दिशा देती है ताकि वो जाकर ओवम से टकरा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा
क्या था, वो था हमारा, देखिए वीर्य, जो हमारा वीर्य होता है इस प्रकार आकर टकराता है, जिसमें 60% जो होने चाहिए वो मीडियम होने चाहिए वीर्य, और 40% जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। ये हाई जो होता है यही जाकर टकरा कर अंदर की ओर एंट्री कर जाता है और अपने इस मटेरियल को अंदर छोड़ देता है, और ये आगे मटेरियल और ओवम आपस में मिलकर बच्चा बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिससे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम 5-6 टॉपिक करने वाले हैं, तो आप वीडियो लगातार देखते रहें, ठीक है, एंड तक देखें। अभी शेयर कर दें ताकि अभी मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसे भी आप आसानी से समझ सके, और कमेंट में भी बताएं कि यदि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम अभी 5-6 टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो आप इसी प्रकार बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पाचन क्रिया किस प्रकार होती है हमारे शरीर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी किडनी किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार हमारा डायलिसिस होता है, ठीक है, किस प्रकार हमारा ब्लड क्षमता है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाचन क्रिया। पाचन क्रिया के बाद फिर बिल्कुल हम डायग्राम से समझेंगे किडनी किस प्रकार कार्य करती है। देखिए, आप ज्योग्राफी ही नहीं, हिस्ट्री नहीं, सभी चीज़ों को मेरी बात मानिए, डायग्राम से पढ़िए। ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, कितना क्लियर हो रहा होगा आपका ज्योग्राफी डायग्राम से। ठीक है, उसी प्रकार हम कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे डायग्राम से। आप सभी का काम है इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। यकीन मानिएगा, आने वाले टाइम में अगर आपका भय खत्म ना हो जाए जीएस से तब बताना, लेकिन तब तक आपको मेरा साथ देना होगा और मुझे आपका साथ देना होगा। आपको मेरे साथ लगातार पढ़ना होगा। बीच में ऐसा ना हो आप 2-3 क्लास 5-6 क्लास मिस करके फिर दोबारा से मेरे साथ जुड़े, ऐसा ना करें। बेशक 10 स्टूडेंट जुड़े, लेकिन वो लगातार जुड़े, जिनसे उसे रिजल्ट का पता पड़े आने वाले समय में कि उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी किडनी किस प्रकार कार्य करती है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर बाद माइंड भी पढ़ने वाले हैं, हार्ट भी पढ़ने वाले हैं, हार्मोन्स भी पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बने रहिए, बड़े अच्छे से कवर करने वाले हैं हम पूरी। इसी प्रकार हम पूरी बायोलॉजी को कवर करेंगे डायग्राम से, और गारंटी है आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, ये मेरा भरोसा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या, पाचन तंत्र, यानी किस प्रकार हमारे शरीर में भोजन पचता है, उसे ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। यानी हमने भोजन खाया और हम फ्रेश होकर आए, वहां तक का समय सभी को पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार हमारा पाचन हुआ। खाना खाने तक, फ्रेश होने तक का समय जो होता है सभी पाचन तंत्र के अंदर काउंट होता है। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे कौन कौन से अंग पाचन तंत्र में सहायता करते हैं और किस किस अंग का क्या क्या योगदान होता है, किस प्रकार योगदान होता है और कितना योगदान होता है एक पाचन तंत्र को कंप्लीट करने के लिए, एक पाचन क्रिया को, एक साइकिल को पूरी कंप्लीट करने के लिए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं पाचन के लिए। सबसे पहले हम भोजन खाते हैं। कहां से? मुख से। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हमारा पाचन जो है वो कहां से शुरू होता है। तो ये हमने पाचन जो है हमारा, ये पाचन हमारा मुख से शुरू होता है। ठीक है, मुख से शुरू होता है और मुख में भोजन का लगभग 40% पाचन कंप्लीट हो जाता है। कितना? 40% पाचन हमारे मुख में ही कंप्लीट हो जाता है भोजन का। और किस रूप का होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन 40% हमारे मुख में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट किस प्रकार होता है? क्योंकि हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं 3 प्रकार की। वो कौन कौन सी हैं? वो है हमारी, सबसे पहली है टाइलिन, सेकंड पर हमारी माल्टेज, तीसरी हमारी लाइसो एंजाइम। ये हमारी 3 पाचन ग्रंथियां हमारे खाने में मिलती हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं, चिपचिपा बनाती हैं, वहीं से हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और हमारे भोजन का लगभग 40% पाचन हमारे मुख में ही कंप्लीट हो जाता है, जिनमें योगदान होता है हमारी 3 लार ग्रंथियों का। कौन कौन सी? टाइलिन, माल्टेज और लाइसो एंजाइम। ये हमारे मुख में पाचन करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि 24 घंटे में हमारी कितनी लार निकलती है? जो टाइलिन होता है, लार होती है, वो कितनी निकलती है 24 घंटे के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है 24 घंटे के अंदर 1.5 लीटर हमारी लार निकलती है। ठीक है, लार निकलती है कितनी? 1.5 लीटर हमारी लार निकलती है 24 आवर के अंतर्गत। ठीक है, 24 आवर के अंतर्गत हमारी
5 लीटर लार निकलती है। ठीक है, उसके बाद हमारा खाना गया ग्रसनी में। कहां पर? ग्रसनी में। ठीक है, उसके बाद जाएगा ग्रासनली में, उसके बाद जाएगा हमारा स्टोमक में, उसके बाद हमारा जाएगा छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में, उसके बाद हम मल द्वार के द्वारा मल को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा मुख में पाचन हो गया। उसके बाद आया ग्रसनी में। ग्रसनी का मतलब है जब आप खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा आपका भोजन यहां पर गले में अटक जाता है, कभी कभी अटक जाता है, पानी पीते हैं बैक भी मारता है। ठीक है ना, और आप खाना खाते हैं तो पहले यहां पर रखता है, फिर आप प्रेशर मारते हैं अंदर की तरफ जब अंदर जाता है खाना, लेकिन कुछ समय के लिए यहां पर खाना रुकता है। तो यही है हमारी क्या चीज? ग्रसनी। ये है हमारी ग्रसनी। और जहां से खाना एक साथ प्रेशर से नीचे टपकता हमारे पेट में, वो है हमारी ग्रास नली। तो ग्रास नली जो होती है, केवल उसका एक कार्य होता है कि जैसे ही हमारा खाना ग्रसनी में पहुंचा, तो अगला वाला गस्सा जब आकर प्रेशर मारेगा तो वो इस प्रकार खुल जाएगी और जो हमारा थूक होगा उसे अंदर पेट में डाल देगी, फिर दोबारा से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। आप थूक सटक के देखिए जरा, इस प्रकार आप थूक सटकेंगे तो क्या होगा, हमारी ग्रसनी जो है वो खुलेगी और थूक को हमारे पेट में अंदर लेके जाएगी और उसके बाद फिर दोबारा से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। तो ये जो हमारा कंठ होता है, जब ये फूलता और बंद होता है, ये है हमारी कैसी? ग्रास नली। ग्रास नली। ग्रास नली, कभी भी ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि ये एक खुलने और बंद होने का कार्य करती है, जिससे कि हमारा भोजन हमारे पेट में प्रेशर से नीचे पहुंच जाए। यहां से एक साथ भोजन बड़े प्रेशर से जाएगा और नीचे पेट में पहुंच जाएगा। यहां पर चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे रिगस के आसानी से हमारा भोजन हमारे पेट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मुख में खाया, उसके बाद ये वाला हिस्सा जहां पर खाना थोड़ी देर रुकता है, हम सटकते हैं, वो वाला हिस्सा हुआ हमारा ग्रसनी। उसके बाद जहां से हमारा खाना एक साथ सटकते हैं, गले से नीचे उतरता है, वो हुआ हमारा ग्रास नली। ग्रास नली के बाद हमारा खाना पहुंचता है कहां पर? स्टोमक, यानी पेट, यानी हमारा आमाशय में। कहां पर? आमाशय में। उसके बाद हमारा पहुंचता है कहां पर? आमाशय में पहुंचता है हमारा भोजन। और आमाशय में पहुंचने के बाद, आमाशय वो स्थान है जहां पर सर्वाधिक समय तक हमारा भोजन रखा रहता है। सर्वाधिक समय तक हमारा भोजन कहां पर रखा रहता है? तो आपका आंसर होगा वो रखा रहता है हमारा स्टोमक में। कितने घंटे? तो आपको याद रखना है लगभग हमारा 3 से 4 घंटे, या फिर आप कह सकते हैं और हमारा 5 आवर। ठीक है, या तो ऑप्शन में 3-4 घंटे में से एक ऑप्शन हो, आप 3-4 घंटे लगाना, या फिर 5 घंटे हो तो आप 5 घंटे लगाना, क्योंकि एक बार यूपी पुलिस के एग्जाम में 5 घंटे ऑप्शन था। ठीक है, तो आपको याद रखना 3 से 4 घंटे या फिर 5 घंटे हमारा भोजन हमारे पेट के अंतर्गत रहता है। लेकिन सर्वाधिक समय तक तो हमारे पेट में रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा पाचन हमारा पेट में नहीं बल्कि छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है, लेकिन सर्वाधिक समय तक हमारा भोजन हमारे पेट में एकत्रित रहता है। जब हमारे पेट में एकत्रित रहेगा तो सीधी सी बात है उसका पाचन भी होगा, तो सीधी सी बात है उसका पाचन होगा, तो हमारे पेट यानी आमाशय यानी फिर स्टोमक में हमारा पाचन होता है। और पाचन किसका होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है हमारे पेट के अंतर्गत। ठीक है, किसका? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है। और पाचन किसके माध्यम से होता है? तो हमारे पेट में एक रस निकलता है जिसे कहते हैं हम पाचक रस, जिसका नाम है जठर रस। कौन सा? जठर रस निकलता है। ये जठर रस ही हमारा भोजन का पाचन करता है। ये जठर रस ही हमारा भोजन का पाचन करता है। इस जठर रस में एक और अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl। क्या नाम है? HCl। ये HCl का क्या कार्य है? जो हमारा जठर रस है, जो कि हमारे पेट से निकलता है, हमारे भोजन का पचाने का कार्य करता है, उस जठर रस में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये क्या करता है? ये हमारे भोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरियाओं को मार देता है, क्योंकि जब हमारे पेट में जो खाना है वो 4 से 5 घंटे रहेगा तो सीधी सी बात है उसके सड़ने का डर बहुत ज्यादा रहेगा। तो वो सड़े ना, इस वजह से HCl उसमें मिल जाता है, और HCl मिलने के बाद वो हमारे बैक्टीरिया को मार देता है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं ना तो वो पूरा प्योर होता है, और बल्कि हमारे पेट में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। तो वो उन नुकसानदायक बैक्टीरिया को मार देता है हमारा HCl, और जो हमने बाहर से भोजन खाया उसके अंतर्गत जो हमारे बैक्टीरिया अंदर गए उन बैक्टीरियाओं को भी मार देता है, जिससे कि हमारे शरीर में, हमारे पेट में भोजन सड़े ना, हमें कोई बीमारी ना हो। ठीक है,
उसके बाद हमारा भोजन जो है छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने से पहले कुछ चर्चा करते हैं। हमारे कुछ एंजाइम पाए जाते हैं पेट के अंतर्गत, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा पेप्सिन, दूसरा है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम है हमारे किस में पाए जाते हैं? स्टोमक में पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। क्वेश्चन बनेगा कि पेप्सिन जो है हमारा क्या कार्य करता है? तो पेप्सिन जो हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का। पैसे पेप्सिन याद रख सकते हैं और पैसे आप प्रोटीन याद रख सकते हैं। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन तो हमारे मुख में होता है, लगभग 40% कंप्लीट पाचन हो जाता है, ठीक है। और जो प्रोटीन का पाचन है वो हमारे आमाशय में होता है, यानी पेट में होता है। और कौन सा एंजाइम करता है? तो आपका आंसर होगा पेप्सिन एंजाइम करता है प्रोटीन का पाचन। उसके बाद एक और एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है रेनिन। कौन सा? रेनिन। जो रेनिन एंजाइम है ये हमारे दूध का पाचन करता है। किसका? दूध का पाचन करता है पेट में। दूध का पाचन भी कौन से दूध का? आपने देखा होगा बच्चे जब छोटे बेबी होते हैं वो क्या करते हैं? वो केवल दूध पीते हैं माँ का, वो खाना नहीं खाते हैं, तो उनका भी तो पाचन जरूरी है, ठीक है। उनका भी पाचन जरूरी है क्योंकि बाकी के एंजाइम तो खाना पचा देते हैं। तो ये रेनिन एंजाइम जो है ये छोटे बच्चों में दूध का पाचन करता है। जो रेनिन एंजाइम है ये छोटे बच्चों में दूध का पाचन करता है। जो हमारा पेप्सिन है ये करता है जो नॉर्मल होते हैं उनमें प्रोटीन का पाचन, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने मुख से खाना खाया, फिर हमारे गले ग्रासनली में पहुंचा, फिर हमारा प्रेशर से किस में पहुंच गया? स्टोमक में पहुंच गया। अब स्टोमक से जाएगा हमारा छोटी आंत में। देखिए ये वाली जो लाइन है ये सीधी छोटी आंत में खुलती है। ये वाला हिस्सा ही ये वाली लाइन है। ये वाली लाइन सीधी छोटी आंत जाकर छोटी आंत में इस प्रकार खुल जाती है, ठीक है। जब खाना छोटी आंत से होते हुए यहां पर जा रहा होता है इस वाली छोटी आंत में, ठीक है ना, इस वाली लाइन से होते हुए, तो ये बीच में एक जगह पड़ती है, एक जंक्शन पड़ता है जहां पर हमारा पेनक्रियाज यानी अग्नाशय और हमारा जो पित्तरस यकृत है वो आपस में मिलते हैं, ठीक है। इस जंक्शन को कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी। इस जंक्शन को कहते हैं ग्रहणी। इस ग्रहणी जंक्शन पर ही अग्नाशय से अग्नाशयी रस और पित्ताशय से पित्तरस आपस में मिलते हैं और भोजन को पचाते हैं। उसके बाद भोजन हमारा छोटी आंत में पहुंचता है। ये भी छोटी आंत ही है लेकिन कंप्लीटली छोटी आंत में पहुंचता है। किसके बाद? ये हमारा जंक्शन पड़ता है, ये हमारा पेनक्रियाज है। इस पेनक्रियाज और जहां पर हमारे यकृत आपस में मिलते हैं इनके जंक्शन पर पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर भोजन में मिल जाते हैं इस वाले जंक्शन से, और भोजन रिगसता हुआ छोटी आंत में पहुंच जाता है, ठीक है। जो हमारी फूड पाइप होती है, ये वाली फूड पाइप जो होती है, इसकी टोटल जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो होती है हमारी 33 फीट। कितनी? 33 फीट। इस 33 फीट में से लगभग 22 से 23 फीट हमारी किसकी होती है? तो छोटी आंत की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सर्वाधिक पाचन किसमें होगा? तो सर्वाधिक पाचन सीधी सी बात है हमारी छोटी आंत में ही होने वाला है, क्योंकि फूड पाइप की लंबाई सर्वाधिक हमारी छोटी आंत में है। टोटल 33 में से लगभग 23 फीट जो है हमारी हाइट जो है फूड पाइप की, वो किस में है? वो छोटी आंत में है, ठीक है ना। अब हमारा खाना पहुंचा छोटी आंत में। आप देख सकते हैं छोटी आंत किस प्रकार सिकुड़ी हुई पड़ी है, ठीक है। इस इतने से हिस्से में इतना बड़ा फूड पाइप पड़ा है। इसमें क्या होता है? इसमें खाना इस प्रकार घूमता रहता है, ठीक है ना। इसमें खाना इस प्रकार घूमता रहता है और ये पाइप जो इसमें पाइप होता है, छोटी आंत होती है, ये जो खाने के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, जितने भी हमारा अच्छा मटेरियल होता है, उसे सोखती रहती है, क्योंकि फूड पाइप इतना लंबा है, बहुत समय से गुजरता रहता है, खाना बहुत समय तक गुजरता रहता है और ये चूसती रहती है, ठीक है। जब ये कंप्लीट चूस लेती है उसके बाद ये खाने को कहां पर भेजती है? तो उसके बाद ये खाने को भेजती है बड़ी आंत में। कहां पर? बड़ी आंत में। बड़ी आंत जो है इसमें जब खाना पहुंचता है उसमें फिर कुछ नहीं बचता, केवल क्या बचता है? वो मल होता है। केवल वो मल होता है। जब खाना जो है बड़ी आंत में पहुंचता है वो मल होता है। मल किस प्रकार का होता है? तो वो मल होता है बिल्कुल पानी का आकार का। किसका? बिल्कुल पानी के आकार का, बिल्कुल पानी के आकार का पीले कलर का मल होता है। लेकिन जब हम फ्रेश होते हैं तो बिल्कुल पानी के आकार का तो आता नहीं है। कैसा आता है? हार्ड आता है थोड़ा, ठीक है ना, हार्ड आता है। तो वो किस प्रकार बना? तो यही काम है हमारा बड़ी आंत का। बड़ी आंत क्या करती है? जो हमारी मल है उसमें जो पानी है उसे चूसती है, पानी को चूसती है, क्योंकि पानी में हमारे क्या पाए जाते हैं? पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। इसी वजह से उस पानी को चूस लेती है और उसे टाइट कर देती है। जब वो टाइट हो जाता है तो हम उसे मल द्वारा मलाशय को बाहर कर देते हैं, ठीक है। मल द्वार द्वारा मलाशय को बाहर कर देते हैं।
अब आपका क्वेश्चन बनना चाहिए कि बड़ी आंत आखिरकार पानी को क्यों चूसती है। देखिए, आपने कभी गर्मी के समय में देखा होगा कि हमको पसीने आते हैं, ठीक है, हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, ऐसा भी हो सकता है हम चक्कर खा के नीचे गिर जाएं, ठीक है। एक तो हमें पानी की कमी होती है, उल्टा हमें बाहर पानी आ रहा होता है। जब पानी की कमी है तो हमें बाहर पानी क्यों आ रहा है, पसीना क्यों आ रहा है? देखिए, जब अंदर पानी नहीं रहेगा, हमारे अंदर भी तो गैस चल रही है। जिस प्रकार हम खाना अपनी किचन में बनाते हैं, हमारे पेट के अंदर भी तो एक किचन है जिसके अंतर्गत खाना पक रहा है, ठीक है। तो जब वो गैस चलेगी तो गैस को चलने के लिए जब हीट उत्पन्न होगी तो उसे ठंडा करने के लिए पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब अंदर पानी नहीं होगा, अगर ये हमारी बड़ी आंत पानी को चूसेगी नहीं और सारे मल को बाहर ऐसे ही निकाल देगी तो हमारे अंदर पानी की कमी हो जाएगी। जब पानी की कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर जो गैस चल रही है उसके लिए ठंडा करने के लिए पानी नहीं रहेगा, तो हमें डिहाइड्रेशन होगा। जब वो अंदर गैस जलेगी तो गर्म होके हमारे पानी को, जो भी पानी है उसे भी बाहर फेंकेगी पसीने के रूप में। और जब भी हमें डिहाइड्रेशन होता है, पहली चीज तो हमें पानी की कमी होती है उसमें, दूसरी चीज हमें उल्टा पसीना आता है, ठीक है। इसका कारण ये है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर की हीट जो है वो पानी को बाहर फेंकती है, पानी मिलता नहीं है, ठीक है। तो उसी से बचाने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए जो हमारी बड़ी आंत होती है ये क्या करती है, ये जो हमारा मल होता है उससे पानी को चूस लेती है, उसे टाइट करती है, जिसे हम मल द्वारा मलाशय को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे किस प्रकार हमारा भोजन पचता है। देखिए, बड़ी आंत से एक और चीज लगी होती है, अपेंडिक्स। आपने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स की नस, ठीक है ना, अपेंडिक्स गंदी नस बाहर निकलवाई। तो इसका कारण सुनिए, क्यों अपेंडिक्स को गंदी नस के रूप में जाना जाता है। जो हमारी अपेंडिक्स होती है, ये अपेंडिक्स इस प्रकार होती है, ठीक है ना, इस प्रकार हमारी अपेंडिक्स होती है, ठीक है, इस प्रकार हमारी अपेंडिक्स होती है। जब हमारा खाना इस प्रकार जाता है बड़ी आंत में, तो ये अपेंडिक्स में थोड़ा सा खाना अपेंडिक्स के कोने में पहुंच जाता है, इस प्रकार एक कोने में, अपेंडिक्स के कोने में खाना पहुंच जाता है। और अपेंडिक्स जो है हमारी अवशेषी अंग है, यानी ये एक हड्डी है जो बाहर की तरफ निकली हुई है, एक हड्डी है जो बाहर की तरफ निकली हुई है। जब इसमें खाना पहुंचता है, और जब हड्डी में, सीधी सी बात है, कोई एंजाइम नहीं होगा, कोई मांस नहीं होगा, तो खाना पचेगा नहीं। जब खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा। वो खाना 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल लगातार उसमें हल्का हल्का जाता रहता है और सड़ता रहता है। जब ये सड़ जाता है तो गंदगी बन जाती है, तब कराया जाता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन। इसका कारण यह है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी बड़ी आंत में मल के रूप में बाहर की ओर जाने वाला होता है, तो वो खाना हमारा हल्का सा कोने में पहुंच जाता है, किसमें, अपेंडिक्स में। और अपेंडिक्स में कोई भी पाचन नहीं होता है, इस वजह से वो अपेंडिक्स में जमा होता रहता है। जब वो जमा होता रहता है तो कुछ समय बाद वो सड़ेगा भी। जब वो सड़ेगा तब हमें कराना पड़ता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन, ठीक है, जिसे कहते हैं हम अपेंडिक्स की हमने गंदी नस बाहर निकाल दी, ठीक। तो ये था हमारा पाचन। एक बार हम लीवर को समझ लेते हैं कि लीवर क्या है। देखिए, लीवर जो है हमारा, एक तो पाचन में बहुत ज्यादा सहायता करता है, दूसरा ये पाचन के अलावा भी इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। जैसे कि यदि कोई जहर खा ले, उसका चेकअप होगा, यदि कोई ड्रग्स ले ले, यदि उसका चेकअप होगा, ये कोई दारू पीता है तो उसका चेकअप होगा, ठीक है, कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन करता है, उसका अगर चेकअप होगा तो वो हमारा यकृत से होगा। किससे होगा? वो हमारा यकृत यानी लीवर से होगा, ठीक है ना। किससे होगा? यकृत यानी वो लीवर से उसका क्या होगा? चेकअप होगा, ठीक है ना। यकृत यानी लीवर से उसका चेकअप होगा। पहली चीज तो ये हुई, ठीक है। इसमें विटामिन डी रहती है अंदर। विटामिन डी किसमें रहती है? लीवर में रहती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, जो हमारी बिलिरुबिन, जब हमारा हीमोग्लोबिन जब हमारा हीमोग्लोबिन टूटता है तो वो जब नष्ट होता है तो उसे 2 भागों में तोड़ देता है यकृत। कौन कौन से 2 भाग? बिलिरुबिन और एक होता है बिलवर्डिन, ठीक है ना, बिलवर्डिन। जब हमारा हीमोग्लोबिन खत्म होता है, नष्ट होता है, तो हमारे पेट में सड़े ना, गंदगी ना मचाए, इसीलिए यकृत उसे 2 भागों में तोड़ता है, बिलिरुबिन और बिलवर्डिन। हिंदी और इंग्लिश में सेम है, बिलिरुबिन और बिलवर्डिन में तोड़ देता है और तोड़कर उसे अग्नाशय रस और पित्त रस में मिला देता है। ये पित्त रस, अग्नाशय रस जब गृहिणी में खाने से मिलते हैं और खाने को पचाते हैं और मलाशय के रूप में खाने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलवर्डिन, ठीक है। तो
एक तो हमारे शरीर में गंदगी होने से बचाता है यकृत, दूसरा नशीले पदार्थों का अगर कोई सेवन करता है तो उसका चेकअप भी किससे होता है, यकृत से होता है, तीसरा कोई जहर ले लेता है तो उसका चेकअप भी किससे होगा, यकृत से होगा। पूछ ले हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है। ये यकृत जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर एकत्रित रखता है, कौन, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था का मतलब होता है जब बच्चा मां के पेट में होता है, जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसे कहते हैं भ्रूणीय अवस्था। कौन सी, भ्रूणीय अवस्था, ठीक है ना, भ्रूणीय अवस्था। जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है तो उसमें जो खून बनता है वो किसमें बनता है, तो वो यकृत में बनता है। किसमें, यकृत यानी लीवर में बनता है, ठीक है, किसमें, यकृत में बनता है खून, ठीक। आपको ये बातें याद रखनी है यकृत से। तीसरी एक और पॉइंट है आपको याद रखना है कि जो हमारा पित्तरस होता है, पित्तरस का निर्माण तो हमारा यकृत में होता है, लेकिन पित्तरस इकट्ठा पित्ताशय में रहता है। ये हमारा पित्ताशय, ठीक है ना, ये हमारा पित्ताशय। तो आपको याद रखना है कि पित्तरस का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन एकत्रित जो रहता है वो हमारा पित्ताशय में रहता है, ठीक है। किस में रहता है, पित्ताशय में रहता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, किससे, हमारे पाचन तंत्र से। आइए हम थोड़ी बात कर लेते हैं जीभ यानी टंग पर। हमेशा जीभ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार कि यदि हमें खट्टे का स्वाद लेना है तो जीभ के किस भाग से लेंगे, मीठे का लेना है तो किस भाग से लेंगे, नमकीन का लेना है तो किस भाग से लेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे टंग से। तो हमें जीभ भी थोड़ी पढ़नी चाहिए, क्योंकि पाचन क्रिया में सबसे पहले तो योगदान जीभ का ही होता है, क्योंकि ये लार छोड़ती है। किस 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जीभ पर, कौन कौन सी, टाइलिन, माल्टेज और लाइसो एंजाइम। तो आपको टंग भी पढ़नी पड़ेगी। हमने जीभ को 4 भागों में बांटा। कौन कौन से 4 भाग, पहला साइड वाले 2, एक सबसे पहला वाला, एक पीछे वाला, ठीक है। जो हमारा आगे वाला होता है उससे हम मीठे और नमकीन का स्वाद लेते हैं। यदि कोई पूछे, यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए यदि आप मीठा या फिर नमकीन खाते हैं तो आप जीभ के किस भाग से उसका स्वाद लेंगे, तो आपको याद रखना है हम जीभ के आगे वाले हिस्से से उसका स्वाद लेंगे, किसका, यदि हम मीठा और नमकीन खाते हैं। दूसरा, यदि हमें खट्टा खाना है तो हम जीभ के किस साइड से स्वाद लेंगे, तो आपको याद रखना है यदि हमें खट्टा खाना है तो हम जीभ के किस साइड से लेंगे, तो साइड वाले से। आपने देखा होगा जब आप कुछ खट्टे खाते हैं तो इस वाले हिस्से में बड़ा करंट सा उत्पन्न होता है, ठीक है ना, करंट सा लगता है, अजीब सी चिंचिनाहट होती है, तो वो खट्टा किसके द्वारा हुआ, साइड से। यानी जीभ के साइड से हम किसका स्वाद लेते हैं, खट्टे का। मीठा और नमकीन कहां से लेते हैं, तो जीभ के आगे वाले हिस्से से। आप ऐसे याद रख सकते हैं, आदमी सबसे पहले क्या खाना पसंद करेगा, मीठा, तो आप मीठे को कनेक्ट करिए मीठी नमकीन से। यानी हम मीठी नमकीन कहां से खाएंगे, सबसे पहले खाएंगे सबसे आगे वाले हिस्से से। उसके बाद हमें खट्टा खाने में यहाँ करंट सा लगता है, इसका मतलब हम खट्टा खाएंगे जीभ के साइड वाले हिस्से से। बचा क्या, तीखा। तो आप जब भी आपको मिर्च लगी होंगी तो पीछे वाले हिस्से में लगती है, जिससे आपका गला जलता है, ठीक है। तो तीखा यानी मिर्चीला जो होगा उसका स्वाद कहां से आएगा, तो उसका स्वाद सबसे पीछे वाले हिस्से से आएगा, ठीक है। तो आपको 4 चीजें याद रखनी है कि मीठा नमकीन का स्वाद कहां से आता है, जीभ के आगे वाले हिस्से से। तीखे का स्वाद कहां से आता है, तो जीभ के पीछे वाले हिस्से से। अगर पूछ ले कि खट्टे का स्वाद कहां से आता है, तो खट्टे का जो स्वाद आता है वो आता है हमारे जीभ के साइड वाले हिस्से से, ठीक है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं पाचन तंत्र में हमने क्या पढ़ा, एक बार बहुत स्पीड से हम रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब भोजन का पाचन होता है वो मुख से शुरू होता है। कहां से, मुख से शुरू होता है। जब हम पहला टुकड़ा मुंह में डालते हैं यहीं से हमारा पाचन शुरू हो जाता है। मुख में हमारी 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी, टाइलिन, माल्टेज और लाइसो एंजाइम, जो कि हमारे लगभग 40% भोजन का पाचन हमारे मुख में ही हो जाता है। और किस प्रकार के भोजन का, तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है हमारे मुख में। क्वेश्चन बनेगा कि हम एक दिन में कितनी लार निकालते हैं, तो एक दिन में हम लगभग 1.3 से 1.5 लीटर लार निकालते हैं एक दिन में, ठीक है। उसके बाद हमारा खाना जो है ग्रसनी में पहुंचता है, यानी गले में पहुंचता है। उसके बाद हमारा भोजन ग्रास नली में पहुंचता है, और ग्रास नली केवल खुलने और बंद होने का काम करती है, जिससे हमारा भोजन हमारे पेट में पहुंच जाए। उसके बाद हमारा भोजन हमारे पेट में पहुंचता है, और भोजन सर्वाधिक समय तक हमारे पेट में रहता है, लगभग 4 से 5 घंटे हमारे पेट में रहता है। चूंकि यहां पर सर्वाधिक पाचन नहीं होता है, सर्वाधिक पाचन हमारे छोटी आंत में होता है, लेकिन सर्वाधिक समय तक हमारा जो भोजन है वो स्टोमक यानी आमाशय यानी पेट में रहता है, ठीक है। पेट में हमारे जठर रस पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। जठर रस में हमारा एक एंजाइम पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जिसका नाम है HCl। HCl का काम होता है हमारे भोजन को कीटाणुओं से बचाना, उनके अंदर जो कीटाणु बैक्टीरिया हैं उन्हें मारना और भोजन को 5 घंटे सुरक्षित रखना। यह काम होता है हमारा HCl का। जठर रस
पाचक रस है ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। उसके बाद जब भोजन पच जाता है, थोड़ा बहुत जब उसमें पाचक रस मिल जाता है, उसके बाद हमारा भोजन छोटी आंत में आ जाता है। ये वाला छोटी आंत का हिस्सा इस छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत के एक स्थान है ग्रहणी, जो कि जंक्शन है हमारा किसका, जो कि जंक्शन हमारा आग्नाशय का और यकृत के जंक्शन पर, यकृत के जंक्शन और हमारे अग्नाशय के जंक्शन पर ग्रहणी कहते हैं। इस ग्रहणी में पित्ताशय और आग्नाशय से आग्नाशयी रस आकर भोजन में मिलते हैं, जो भोजन को पचाते हैं, और भोजन पहुंच जाता है हमारा छोटी आंत में। छोटी आंत में बहुत ज्यादा समय तक रहता है, क्योंकि टोटल फूड पाइप की लंबाई है हमारी 33 फीट, जबकि छोटी आंत जो है उसकी लंबाई है हमारी 22 से 23 फीट। जब भोजन बहुत समय तक घूमता रहता है तो छोटी आंत उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने पोषक पदार्थों उन्हें खींच लेती है, और जो हमारा मल होता है उस मल को बड़ी आंत में छोड़ देती है, उस मल को बड़ी आंत में छोड़ देती है। मल जो होता है बहुत पतला होता है, उससे पानी को खींचने का कार्य जो करती है वो करती है छोटी आंत, और छोटी आंत उसे हार्ड बनाकर और हमारे मल द्वार द्वारा बाहर निकाल देती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की जीभ पर। जीभ को हमने 4 भागों में बांटा, 2 साइड वाले, एक पीछे वाला, एक सबसे आगे वाला। जो सबसे आगे वाला हिस्सा होगा उससे हम मीठी नमकीन का स्वाद लेंगे, जो साइड वाला होगा उससे हम खट्टे का स्वाद लेंगे, और सबसे पीछे वाला होगा उसमें हमें मिर्च लगेगी, यानी हम तीखे का स्वाद लेंगे। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, जो हमारी बड़ी आंत है उसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? सीकम, कोलोन और मलाशय। ठीक है, तो पूछ सकता है कि हमारे बड़ी आंत के कौन कौन से भाग हैं, तो सीकम, कोलोन, मलाशय। ये पूछ सकता है कि मलाशय किसका भाग है, तो मलाशय हमारा बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं ब्लैक कलर का बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है मलाशय। उसके बाद हम बात करें छोटी आंत के, तो छोटी आंत के आपको 3 भाग याद रखने हैं। कौन कौन से? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। कौन कौन से? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो क्वेश्चन पूछ सकता है जेजुनम किसका भाग है, तो जेजुनम जो है हमारा वो किसका भाग है, वो हमारा छोटी आंत का भाग है। जो इलियम है वो भी छोटी आंत का भाग है, ग्रहणी है वो भी छोटी आंत का भाग है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है छोटी आंत और बड़ी आंत के भागों से। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है। तो हमारे भोजन का पाचन जो है वो प्रारंभ तो होता है हमारे मुख से, लेकिन अंत कहां पर होता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स मल द्वार लगा देते हैं, लेकिन मल द्वार इसका आंसर नहीं होगा। मल द्वार केवल ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट होता है, ना कि इसमें भोजन का कोई पाचन होता है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट होता है हमारा मल द्वार, लेकिन जो अंतिम भाग होता है हमारे पाचन तंत्र का वो होता है बड़ी आंत। कौन सा? बड़ी आंत। बड़ी आंत हमारा सबसे एंड पॉइंट होता है पाचन तंत्र का, और सबसे प्रारंभिक जो होता है वो हमारा मुख गुहा यानी मुंह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किससे? पाचन तंत्र से। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में इतना अच्छा आपको कंटेंट मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो अब हम जो अगला टॉपिक है वो है हमारा किडनी। कौन सा? किडनी। आइए हम किडनी पढ़ते हैं, किडनी को पढ़ते हैं कि किस प्रकार हमारी किडनी कार्य करती है। बड़ी आसान भाषा में समझेंगे, पूरी बायोलॉजी को हम इतनी आसान भाषा में समझने वाले हैं कि आपको शायद कोई दिक्कत ना हो इसे समझने से। आने वाले टाइम में बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं पूरी बायोलॉजी को। जिस प्रकार हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं मैप से, उसी प्रकार हम डायग्राम से पढ़ने वाले हैं पूरी बायोलॉजी। तो आप इसी प्रकार जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए, वरना मार्केट में बहुत ज़्यादा पेड कोर्स हैं, आप उन पेड कोर्स को भी खरीद सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा बिक भी रहे हैं और उन पर बहुत ज़्यादा ऑफर भी है। ठीक है, क्योंकि भीड़ इतनी है, कोई भी ले सकता है। बहुत पैसे वाले भी हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जो पैसे वाले नहीं हैं, या फिर कह सकते हैं जिन्हें लेना नहीं है और बेस्ट कंटेंट चाहिए, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ना कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से कवर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और टीचर ज़्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि टीचर बेशक एक हो लेकिन उसमें क्वालिटी हो, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। 10 टीचर हों लेकिन उनमें क्वालिटी ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। भीड़ इकट्ठे करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि आप सही दिशा में अगर तैयारी करेंगे तो उससे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं हम किडनी। किडनी यानी वृक्क। ठीक है ना, अब हम शुरू करते हैं वृक्क। देखिए, जो हमारी किडनी होती है वो 2 होती है, 1 और 2, ये हमारी 2 किडनियां होती हैं। ठीक है, किडनियों का कार्य क्या होता है? सबसे पहली बात तो जो हमारी किडनी है वो उत्सर्जन का कार्य करती है। उत्सर्जन यानी बाहर की ओर फेंकना, बाहर की ओर फेंकना, यानी कोई चीज उसके अंदर गई उसने बाहर भी निकाल दी तो वो हुआ हमारा उत्सर्जन। जैसे कि त्वचा क्या करती है? पसीने को बाहर फेंकती है। ठीक है ना, जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे ब्लड को बाहर फेंकते हैं। उसी प्रकार
जो हमारी किडनी होती है वो हमारे ब्लड को साफ करती है। ब्लड को छानकर साफ करना, ब्लड को छानकर साफ करने का कार्य तो हमारा किडनी का होता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन मिलाकर उसे शुद्ध करने का कार्य हमारे फेफड़ों का होता है। ठीक है, इन चीजों में डिफरेंस है, समझिएगा। जो हमारा खून जो होता है उसे छानकर साफ करने का कार्य तो हमारा किडनी का होता है, जबकि जो उसे O2 यानी उसमें ऑक्सीजन मिलाकर उसे शुद्ध करने का कार्य जो होता है वो हमारे फेफड़ों का होता है। ये चीजों को आपको समझना होगा। और वृक्क हमारी कैसी है, तो वृक्क हमारा एक उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, दूसरी चीज बनती है कि हमारे वृक्कों की संख्या कितनी होती है, तो हमारे वृक्कों की संख्या 2 होती है। ठीक है, कितनी होती है, हमारे वृक्कों की संख्या 2 होती है। ठीक है, इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार सेम के बीज के आकार का, सेम के बीज के आकार का होता है। इनका आकार किस प्रकार, सेम के बीज के आकार का। ठीक है ना, सेम के बीज के आकार का होता है। इन किडनियों का आकार आप देख सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 2 होती है। आकार सेम के बीज के आकार का होता है। इनका भार कितना होता है, तो इनका जो भार होता है वो 140 ग्राम लगभग। ठीक है ना, 140 ग्राम होता है इसका भार किडनी का। एक किडनी का भार 140 ग्राम, यदि दोनों का पूछ ले तो 280 ग्राम इनका वेट हो गया। ठीक है, दूसरा पूछेगा कि हमारी जो किडनी होती है उसमें कौन सा विटामिन होता है, या फिर हमारे ये पूछेगा कि जो हमारी मूत्र होता है, ठीक है ना, टॉयलेट होता है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है हमारे टॉयलेट में। ठीक है, जो इसकी लेंथ होती है, किडनी की लेंथ यानी लंबाई जो होती है वो होती है हमारी 4 से 5 इंच, जबकि जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 इंच। कितनी, 2 इंच। तो आपको वृक्क से मुख्य रूप से क्या क्या चीजें याद रखनी है कि वृक्कों की संख्या कितनी होती है, तो वृक्कों की संख्या 2 होती है। इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार सेम के बीज के आकार का होता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इसका वेट कितना होता है, तो इसका वेट जो होता है वो 140 ग्राम होता है। कितना, 140 ग्राम इसका वेट होता है। और पूछ ले इसकी लंबाई कितनी होती है, एक किडनी की लंबाई जो होती है, ये वाली लंबाई जो होती है, ये वाली लंबाई वो होती है 4 से 5 इंच। और जो चौड़ाई पूछ ले, ये वाला हिस्सा, तो चौड़ाई होती है हमारी 2 इंच, लगभग 1.5 से 2 इंच। ठीक है, ये चीजें आपको किडनी से याद रखनी है। आइए इसका कार्य समझते हैं कि किस प्रकार हमारी किडनी कार्य करती है। देखिए, किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन। कौन सी, नेफ्रॉन। अब आप समझिए नेफ्रॉन क्या है, सीधे समझो में समझिए नेफ्रॉन क्या है। आप समझिए हमारे ब्लड को छानने का कार्य कर रही है, उसे रिलेट कीजिए दूध से। जिस प्रकार हम दूध से छानते हैं, दूध से किससे छानते हैं हम दूध को, चलनी से। तो चलनी हुई हमारी किडनी, और उसके अंदर जो जाली लगी हुई है वो क्या हुई हमारी, वो हुई हमारी नेफ्रॉन। यानी जो हमारी छानने की इकाई है वो हमारी जाली है, ना कि साइड वाली प्लास्टिक है। यदि हम प्लास्टिक को उखाड़ कर फेंक दें और नेफ्रॉन को इस प्रकार उसको जो हमारी जाली है उसे पकड़ लें, प्लास्टिक को फेंक दें, तो भी हमारा दूध छन जाएगा। तो जो हमारी चलनी हुई पूरी वो हुई हमारी किडनी, और चलनी में जो प्लास्टिक लगी हुई है, छानने वाला जो जाली लगी हुई है वो हुई हमारी नेफ्रॉन। तो जो हमारी जिस प्रकार दूध को छानने की इकाई हमारी जाली हुई, उसी प्रकार जो हमारा रक्त है उसको छानने की इकाई जो होती है वो होती है नेफ्रॉन। कौन सी, नेफ्रॉन। और एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी में। यानी हमारी पूरी बॉडी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन, 2 किडनियों में 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो हमारी जो कार्यात्मक इकाई हुई वो कौन सी हुई, नेफ्रॉन हुई। किसके, छानने की कार्यात्मक इकाई या फिर किडनी की कार्यात्मक इकाई हुई हमारी नेफ्रॉन। आइए समझते हैं कि हमारी जो किडनी है किस प्रकार कार्य करती है। आइए समझते हैं। देखिए, ये हमारी किडनी है, एक को समझ लेते हैं। सेम टू सेम दूसरी भी ऐसी ही कार्य करती है। दोनों बनाई इसलिए, कभी कोई स्टूडेंट उसने पढ़ाई ना हो और ये सोचे कि एक ही किडनी है, ठीक है ना, एक बेच दी आईफोन के लिए, तो इस वजह से 2 बनानी पड़ी है। तो समझिए आप कि हमारी एक किडनी, एक से ही हम कार्य समझते हैं। देखिए, जो हमारी सिरा होती है, सिरा जो होती है अशुद्ध रक्त, और धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त लेके बहती है। ठीक है, चूंकि हम जो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ पीते हैं वो हमारे ब्लड में मिल जाता है, इसी वजह से जो हमारा टॉयलेट होता है वो भी हमारा ब्लड को छान कर ही निकलता है। ऐसा नहीं है कि हमारा टॉयलेट अलग बन रहा है और ब्लड अलग बन रहा है, नहीं।
जो हमारा ब्लड होता है उसी को छानकर, उसी को प्योर करके हमारा टॉयलेट अलग कर दिया जाता है और खून हमारी बॉडी में अलग चला जाता है। तो उसे जो छानने का, अलग करने का कार्य करती है वो हमारी किडनी करती है। ठीक है, तो जो हमारी किडनी है, आपको याद रखना सिरा जो होती हैं वो शुद्ध रक्त लेके अशुद्ध रक्त लेके बहती हैं। ठीक है, जो हमारी धमनी होती हैं वो शुद्ध रक्त लेके बहती हैं। कैसा? शुद्ध रक्त लेके बहती है हमारी धमनी। तो हमारे जब किडनी को खून साफ करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है किडनी के अंदर अशुद्ध रक्त आना चाहिए, तभी तो वो साफ होगा। तो हमारी किडनी के अंदर जो खून लेकर आती हैं वो सिरा लेके आती हैं। सिरा लेके इसलिए आती हैं क्योंकि सिरा अशुद्ध रक्त लेके बहती हैं और हमें किडनी से जो रक्त है वो शुद्ध करना है, साफ करना है। तो जो हमारे पास, जो किडनी के पास रक्त आएगा वो अशुद्ध होना चाहिए और अशुद्ध रक्त हमारी सिरा लेके आएंगी। और सिरा भी कौन सी? तो रीनल सिरा। ठीक है ना, रीनल आर्टरी, रीनल सिरा लेकर आती है हमारे किसके अंदर? वृक्क के अंदर खून लेकर आती है। उसके बाद हमारा खून इस वाले हिस्से में आता है, पहले वाले हिस्से में। जो पहले वाले हिस्से में खून आता है वो नॉर्मल होता है, जैसा कि हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, जैसा कि हमारी बॉडी में होता है। ये खून हल्का सा छन के दूसरी वाली परत में पहुंचता है। यहाँ पर ये वाला खून इस वाले हिस्से में पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा ये वाला खून। ये आपको, ये पहला वाला जो हिस्सा है, ये पहली वाली जो लाइन है, लेयर है, ये है रीनल कॉर्टेक्स। इसे क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। जो बीच वाली लाइन है, ये आपको दिख रही होगी, ये बीच वाली लाइन है, ये है हमारी रीनल मेडुला। कौन सी? रीनल मेडुला। और जो आपको लास्ट वाली ये दिख रही होगी, ये है हमारी रीनल पेल्विक। ठीक है ना, कौन सी? रीनल पेल्विक। 3 हिस्सों में हमारी किडनी डिवाइड होती है। पहला होता है हमारा रीनल कॉर्टेक्स, दूसरी हमारी होती है रीनल मेडुला और लास्ट वाली जो होती है अंदर वाली वो होती है हमारी रीनल पेल्विक। ठीक है, 3 हिस्से होते हैं। जब रक्त जो है आता है हमारी बॉडी में, इस प्रकार अंदर प्रवेश करता है, जो हमारी सिरा लेके आती है, सबसे पहले हमारे पहले वाले भाग में आता है, इस वाले भाग में आता है। इस वाले भाग से हल्का सा छनकर जाता है हमारा दूसरे वाले भाग, यानी रीनल मेडुला में। सबसे पहले आया हमारा रीनल कॉर्टेक्स में, उसके बाद हल्का सा छना, उसके बाद हमारा पहुंचा रीनल मेडुला में। जो रीनल मेडुला होता है ये किस प्रकार होती है? इसमें इस प्रकार तान के आकार की आकृति होती है। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है जो हमारे ब्लड या हमारे मूत्र में जो हार्ड मटेरियल है, यानी जैसे हमने अमरूद खाया, ठीक है, अमरूद के दाने हमारे ब्लड में पहुंच गए और ब्लड से हमारे खून में पहुंच गए, लेकिन हम उन दानों को टॉयलेट के थ्रू बाहर नहीं निकाल सकते। हम बाहर नहीं निकाल सकते। निकाल क्या सकते हैं कि किडनी ये अलाउ ही नहीं करती है कि इतना मोटा मटेरियल हमारे टॉयलेट के थ्रू बाहर निकले। ठीक है, तो उसे रोकता कौन है? तो उसे जो रोकता है, ये आपको ये तान के आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है, ये उसी हार्ड मटेरियल को रोकती है। ठीक है, तो जो हमारा पहले वाला हिस्सा होता है वो हमारा खून को छानता है कि रेड वाला हिस्सा एक तरफ, और जो हमारा ऑरेंज हिस्सा है, जो कि हमारा हल्का सा पीला हिस्सा, वो हमारा पहुंच गया कहां पर? रीनल मेडुला में। रीनल मेडुला जो होती है, जो तान के आकार की आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या कार्य करती है? ये करती है हमारे हार्ड मटेरियल को जाने से अंदर रोक लेती है। सिंपल भाषा में ये समझिए, यदि हमारे पेट में अमरूद के बीज गए और वो खून में पहुंच गए, तो उन्हें रोकने का कार्य जो करेगी वो रीनल मेडुला करेगी। उसके बाद जो हार्ड पदार्थ रोक लिया जाता है, ठीक है ना, इस वाले हिस्से में, उसके बाद खून पहुंचता है हमारा इस वाले हिस्से में। कौन सा? लास्ट वाला हिस्सा, जिसे कहते हैं हम रीनल पेल्विक। ठीक है ना, रीनल पेल्विक। ये क्या कार्य करती है? एक तरीके से रुई का कार्य करती है। कैसा? रुई का कार्य करती है। ये रुई की तरह आकृति से फैली हुई होती है और इस पर आकर जब ब्लड गिरता है तो ये ऐसे करके ऊपर वाले हिस्से में जो हमारा हल्का सा, बहुत मुलायम सा, जो भी छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें ऊपर रख लेती है गंदगी के, और बाकी का मेटेरियल बाहर निकाल देती है। जो बाकी का मेटेरियल बाहर निकला, ठीक है ना, जो बाकी का मेटेरियल बाहर निकला वो हमारा हुआ मूत्र और दूसरा हमारा ब्लड। ठीक है, पहला मूत्र और दूसरा ब्लड। जो हमारा ब्लड होगा वो हमारी धमनी, यानी शुद्ध तो हो गया ब्लड क्योंकि इससे मूत्र बाहर निकल गया, तो जो प्योर ब्लड हुआ उसे धमनी लेकर दोबारा बॉडी में पहुंच जाएंगी, दोबारा बॉडी में पहुंच जाएंगी। अब बॉडी हमारा फिर से गंदा कर देगी क्योंकि हम फिर से खाना खाएंगे, तो फिर से हमारी रीनल सिरा लेकर फिर से आ जाएंगी ब्लड और फिर से शुद्ध होकर चला जाएगा, और इसी प्रकार ये चलती रहेगी क्रिया। ठीक है, जो हमारा मूत्र बना वो हमारा मूत्र वाहिनियों के द्वारा आ जाता है। किसमें? मूत्र वाहिनियों के द्वारा आ जाता है हमारा इस वाले हिस्से में, जिसे कहते हैं रिंग ऑफ मसल्स। ये वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, ये तो हमारा मूत्राशय है पूरा, जिसमें हमारा मूत्र इकट्ठा रहता है। ये हमारा मूत्राशय जिसमें मूत्र इकट्ठा रहता है। और ये जो हमारे आपको रेड कलर की रचना दिखाई दे रही होगी, ये है हमारी रिंग ऑफ मसल्स। क्या है? रिंग ऑफ मसल्स। यदि थोड़ा बहुत भी हमारा ब्लड
ब्लड जो हमारा ब्लड है वो मूत्र में आ गया है तो उसे भी एब्जॉर्ब करने का कार्य अंतिम स्थान पर रिंग ऑफ मसल्स करती हैं। यानी बिल्कुल भी ब्लड हमारा टॉयलेट में ना जाए तो उसका काम करती है रिंग ऑफ मसल्स। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे टॉयलेट में ब्लड आने लगता है तो उसमें किसकी कमी है? किडनी की। और किडनी में भी अगर किडनी भी सही कार्य करती तो किसकी कमी हुई? तो वो हुई हमारी रिंग ऑफ मसल्स की, क्योंकि रिंग ऑफ मसल्स जो होती है वो एंड टाइम पर ये देखती है कहीं थोड़ा बहुत ब्लड तो नहीं आ गया। यदि थोड़ा बहुत ब्लड मूत्र में आ गया है तो रिंग ऑफ मसल्स क्या करती हैं? उस ब्लड को चूस लेती हैं, उस ब्लड को चूस लेती हैं और मूत्र को मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देती हैं। ठीक है ना, मूत्र को मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देती हैं। तो इस प्रकार हमारी कार्य करती है किडनियां। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी किडनियों की संख्या 2 होती है। इनका आकार सेम के बीज के आकार का होता है। इनका वेट 140 ग्राम होता है। इनकी लंबाई लगभग 4 से 5 इंच होती है। इनकी चौड़ाई 2 इंच होती है। ठीक है, इनमें हमारे मूत्र में विटामिन सी होता है। उसके बाद हमने बात की विरक किडनियों पर। जो हमारी किडनी होती है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। सबसे पहला भाग होता है रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा रीनल मेडुला, लास्ट वाला होता है रीनल पेल्विक। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा जो सिरा होती है वो अशुद्ध रक्त लेके आती है किडनी के पास साफ करने के लिए। जब किडनी में आती है तो सबसे पहले रीजन में आती है, सबसे पहले भारी भाग में आती है जिसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये रीनल कॉर्टेक्स हल्का सा छानकर ब्लड को पहुंचा देती है रीनल मेडुला में, इस बीच वाले हिस्से में रीनल मेडुला में। ये रीनल मेडुला क्या करता है? ये हार्ड पदार्थ को रोकता है, यानी जो हमारे कठोर पदार्थ मूत्र में आ जाते हैं उन्हें रोक लेता है। कौन से? रीनल मेडुला, वो यहाँ पर रोक लेता है और जो हमारा ब्लड बचा वो पहुंच जाता है हमारा कहाँ पर? रीनल पेल्विक में। ये रीनल पेल्विक एक रुई का आकार का काम करती है, यानी ये ब्लड को अलग कर देती है और मूत्र को अलग कर देती है। क्या चीज? रीनल पेल्विक। जब ये अलग कर देती है तो मूत्र तो हमारा मूत्र वाहिनियों के द्वारा अलग हो जाता है, जबकि जो हमारा खून अलग हुआ शुद्ध खून, वो शुद्ध खून धमनी लेकर हमारी बॉडी में चली जाती है। ठीक है ना, फिर बॉडी हमारी खून को गंदा कर देती है क्योंकि हम कार्य करते हैं, हमारे अंदर खाना बनता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल होता है, दोबारा से हमारी रीनल सिरा लेकर दोबारा से किडनी में आ जाती है खून को साफ करने के लिए, और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, यदि थोड़ा बहुत ब्लड भी हमारा रह जाता है खून में तो उसे चूसने का कार्य हमारे मूत्राशय में लगे रिंग ऑफ मसल्स करते हैं, जो कि रेड कलर के होते हैं। और ये हमारे अंदर जो मूत्र है उसमें जो थोड़ा बहुत रह गया है, क्या चीज? थोड़ा बहुत खून रह गया, उसे चूसने का कार्य करती हैं। ठीक है, और दूसरा एक और क्वेश्चन बनेगा और उसके बाद मूत्र मार्ग द्वारा हमारा मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, मूत्र में विटामिन सी उपस्थित होता है और जो मूत्र में गंध आती है, जो मूत्र पीला होता है वो यूरोक्रोम के द्वारा होता है। यूरोक्रोम के द्वारा हमारा मूत्र पीला होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे टॉयलेट होते हैं, पब्लिक टॉयलेट, उनके आसपास बड़ी बुरी गंध आती है। वो गंध किसके कारण आती है? वो गंध इस कारण आती है जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं। ठीक है ना, चेंज अमोनिया। ठीक है, इस कारण हमारी गंध आती है। यानी जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं और अमोनिया के कारण ही हमें वो गंध जो आती है वो अमोनिया की आती है। ठीक है, जो मूत्र के जो हमारे टॉयलेट होते हैं, पब्लिक टॉयलेट, उनके आसपास जो गंध आती है। ठीक है, मनुष्य कैसा है? तो मनुष्य ठीक है ना, यूरिया, जो हमारा मूत्र है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें यूरिया पाया जाता है, ना कि अमोनिया, यूरिया। ठीक है ना, इसी वजह से जो मनुष्य है वो यूरियोटेरिक है, यूरियोटेरिक। ठीक है ना, मनुष्य कैसा है? यूरियोटेरिक है, क्योंकि मनुष्य के मूत्र में यूरिया पाया जाता है, इसीलिए मनुष्य यूरियोटेरिक है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे किडनी से। तो हमने देखा अब क्या चीज? हमने सबसे पहले देखा पाचन तंत्र, उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार हमारी किडनियां काम करती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हार्ट और माइंड के ऊपर बात करते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिसको पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक कर देना, अभी शेयर कर देना ताकि और बच्चे भी जुड़ सकें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे। आज हम लगभग बहुत 7-8 टॉपिक कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे से, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बायोलॉजी भी बहुत अच्छे और सरल तरीके से पढ़ी जा सकती है आने वाले समय में। ठीक है, ये वो टाइम होगा जब एग्जाम होगा और आपके पास नोट्स बहुत ज़्यादा होंगे जो कि हर जगह मिलते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत अच्छा गाइड करने का काम करेंगी और मोटिवेट करने का काम करेंगे एग्जाम टाइम में। तो आप अभी जुड़ जाइए और बड़ी दुकानों से बचिए जो पेड कोर्स बेच रही हैं, हमारे साथ जुड़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नोट्स की दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में।